वीकली एक्सपायर के दिन बाजार में मुनाफा वसूली का मूड कायम। निफ्टी 18,000 के नीचे। रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईटीसी और एसबीआई ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी कमजोरी कायम। बाजार की आज की चौतरफा बिकवाली में सारे सेक्टर्स लाल निशान में। ऑटो और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली। दोनों इंडाइसेस करीब 2% नीचे। आज एनर्जी, एफएमसीजी के साथ कंजम्पशन स्टॉक्स की भी धुलाई। दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजों से टाटा मोटर्स बना निफ्टी का टॉप लूजर। कंपनी को हुआ 9.5 करोड़ रुपए का घाटा। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी जताई चिंता। दिल्ली के शराब घोटाले में औरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरत रेड्डी को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं आरोप। आज स्टॉक 12% से ज्यादा टूटा। वायदे का टॉप लूजर। और कल आएंगे निफ्टी की दो कंपनियां एमएनएम और हिंडाल्को के दूसरी तिमाही के नतीजे। 16% बढ़ सकता है एमएनएम का मुनाफा। साथ ही 13 वायदा की कंपनियां भी घोषित करेंगी अपना नतीजा। ओके, सबसे बड़ी हेडलाइन खैर हमने ली नहीं मैच की, वो भी स्टार्ट हो गया है और एक नज़र उस पर भी है। तो थोड़ा सा एक्सपायरी का दिन है, लेकिन फिर भी एक्सपायरी वाले दिन में शायद एक कम वॉल्यूम का लास्ट आवर का एक रिकॉर्ड शायद आज बन जाए। वैसे ही मार्केट में आज थोड़ा सा लोगों को ट्रेड करने में थोड़ा सा मायूसी सी है, डर भी लग रहा है थोड़ा सा। मार्केट इतना डाउन है, मूड ख़राब है। जब मूड अच्छा होता है तो सब तेज़ी की ट्रेड्स बनाते हैं। इस मूड माहौल में सबको लग रहा है कि चलिए थोड़ा मार्केट को साइड में रखिए और शायद मैच देखिए। बट हम खैर 2 से 3:30 बजे तक लगातार आपके साथ रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे बताने की कि कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके लिए लाएं। वीरू गुड आफ्टरनून, हर्षिता गुड आफ्टरनून। अनुज, वाकई में मार्केट दिल नहीं बहला रहा है तो मैच से ही दिल बहला लिया जाए और उम्मीद है कि मामला हमारे फेवर में ही बैठे। लेकिन आज देखिए निफ्टी ने चैलेंज किया 18,000 के लेवल को। 17,973 तक का लो दिखाया, फिर वापसी हुई है। तो आप कह सकते हैं 18,000 के लेवल से आंख मिचोली खेली जा रही है। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ, यहाँ पर प्रेशर है। कल से ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई थी, लेकिन अब 350 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक खड़ा है 41,452 के लेवल्स के आसपास। हम सिर्फ 150 पॉइंट दूर है दरअसल डे लो से। लेकिन आज जो ज्यादा मार पड़ी है वो मिड कैप्स में पड़ी है। 400 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है और यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। औरो फार्मा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दीपक नाइट्रेट खराब नतीजों पर वो स्टॉक करीब 9% टूटा। पिरामिड एंटरप्राइजेस के नंबर्स खराब, तो वहां पर भी धक्का लगा है। तो ऐसे कई पॉकेट्स दिखाई देंगे जहां पर एक्चुअली बहुत गहरी मार पड़ती हुई दिखाई दी है और वही मार्केट का आज मूड थोड़ा सा बिगाड़ रही है। अनुज, सवाल यही है कि 18,000 क्लोजिंग पर होल्ड करेगा या नहीं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली ये हर्षिता। देखिए, मैं ना एक मूवी जिसकी मैं मेरे ख्याल से पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, एक केविन स्पेसी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी 21 ना। तो एक उसमें एक जो स्टूडेंट्स होते हैं एमआईटी के स्टूडेंट्स, वो मिलकर एक सिस्टम डेवलप करते हैं कि कैसे हम लास वेगस के जो कसिनोज हैं उनको बीट करें मैथमेटिकली। तो वो कार्ड काउंटिंग करते हैं। तो उसमें केविन स्पेसी एक चीज़ बोलते हैं कि हम सब कुछ तैयारी करते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट वेरिएबल चेंज। कोई वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उस पर नज़र रखिए। आज सुबह जो अप्रोच डिफरेंट थी कंपेयर टू हर बार जो बाय ऑन डिप्स, उसका एक सिंपल रीज़न था जो यूएस मार्केट की डिक्लाइन जिस लेवल से आई थी, जिसका कि हमने कल भी जिक्र किया था, जो कल चार्ट वीरू ने भी पेश किया था आपके सामने। वो ट्रेंड लाइन से यूएस मार्केट गिरा था और उसके साथ आपने जोड़ दिया क्रिप्टो मार्केट का कोलैप्स। तो ये दो मार्केट का जो कोलैप्स था, ये आपको एक क्लियर एक इंडिकेशन दे रहा था कि आज मार्केट में शायद थोड़ा सा रिस्क ऑफ रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि आज सीधा पहली डिक्लाइन मार्केट में बाय हो जाएगी। और इंट्राडे में तो हमने 18,000 का लेवल तोड़ दिया है। अब वो जो दो लेवल्स की मैं बात कर रहा था, 18,050 क्लोजिंग बेसिस पर और 17,950 इंट्राडे बेसिस पर। आज एक्सपायरी है हर्षिता, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर 17,950 इंट्राडे में टूटा, इंट्राडे में अगर 17,950 टूटेगा तो बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। ये बात आप मान के चलिए। 17,950 का प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी के लिए करस्पॉन्डिंग लेवल क्लोजिंग पर तो ऑब्वियसली 41,500, जिसकी हमने सुबह बात भी की थी कि कल एक उस लेवल को क्रॉस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। और इंट्राडे में मान लीजिए चलिए 41,200 के करीब। लेकिन निफ्टी पर ज़्यादा जरूरी है कि 17,950 को आप होल्ड करें, वरना जो मामला है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। और एक जो चीज़ आपने डिस्कस की, आज मिड कैप में पिटाई है, अच्छी खासी पिटाई है। मार्केट ने आज हल्का सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट किसी कंपनी को नहीं दिया। दीपक नाइट्राइट हो, औरबिंदो, और औरबिंदो में तो जबकि ये भी निकल के आ रहा है कि शायद वो
इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं भी नहीं, वो एक डायरेक्टर है सिर्फ। पहले तो शुरू में आया था कि शायद काफ़ी सीनियर है तो इसके लिए, लेकिन अभी उसका एक क्लैरिफिकेशन भी आया था कि इतने सीनियर शायद वो है भी नहीं, लेकिन सिर्फ इन्वॉल्वमेंट का अगर हल्का सा भी एक हिंट आ गया तो मार्केट ने जस्ट पनिश कर दिया। 13% स्टॉक नीचे है, ये एडवांस डिक्लाइन 1:3। तो ओवरऑल जो है मामला थोड़ा सा बिगड़ा है और आज एक्सपायरी का दिन है, तो ये देखना होगा कि 3 बजे के बाद 17,950 होल्ड करता है कि नहीं। अगर 17,950 होल्ड कर लिया हर्षदा और क्लोजिंग पर 18,050 पे भी चले गए हम मान लो किसी कारण से, तो मेरे ख्याल से फिर आप कहेंगे कि यू हैव डॉज्ड अ बुलेट। उसके बाद आप इन्फ्लेशन का डेटा आएगा यूएस में और फिर एक फ्रेश ट्रेड लेंगे उसके बाद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल 18,005 के आसपास इस समय हम टिके हैं। वीरू, कंसिडरिंग एक्सपायरी है तो डेटा क्या कह रहा है? आपने क्या कुछ स्टॉक्स में खास पड़ा है? देखिए हर्षदा, यहाँ पे आज ऑयल एंड गैस स्पेस के कुछ कैंडिडेट्स में थोड़ी बहुत लॉन्ग विजिबल है, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस को छोड़ के, इनफैक्ट ऑयल गैस में आपको रिलायंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन इक्का दुक्का अगर आप देखें लॉन्ग्स हैं ऑयल एंड गैस स्पेस में, जिसमें पेट्रोनेट है। सुबह हमने अगर आप देखें पहला सौदा मैंने ट्रेड भी लिया था, ये करीब 10%, 8% का ओआई बिल्डअप है। गुजरात गैस में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है, यहाँ पर करीब 13.5% का बिल्डअप है। लॉन्ग्स यही हैं। अगर इसको छोड़ दूं तो मैं यहाँ पर एक बास्केट केमिकल जिसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है आज, दीपक नाइट्राइट, एक्सीडेंट ऑफ द डे, लगभग 56% का ह्यूज ओआई बिल्डअप, ह्यूज शॉर्टिंग। जीएनएफसी 9%, चंबल फर्टिलाइजर 6.2। ये ओआई के लिहाज से सबसे ज़्यादा शॉर्ट विटनेस करने वाला स्पेस है। और उसके बाद अगर आप ऑटो को देखें तो टाटा मोटर्स पोस्ट नंबर्स आज अगर आप देखें ह्यूज शॉर्टिंग 17% ओआई बिल्डअप। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में करीब 4% का ओआई बिल्डअप है, प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हुआ है। और सीमेंट में आज रामको सीमेंट्स में शॉर्टिंग विजिबल है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखें हर्षदा, आज ज़्यादातर स्टॉक्स में सुबह से ही अगर आप देखें, सुबह जब हम मार्केट ब्रेड देख रहे थे तो शॉर्ट को ओपन करने की टेंडेंसी सुबह काफ़ी नजर आई थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा कवर हो, लेकिन हाँ, अब तक शॉर्ट की टेंडेंसी स्टॉक फ्यूचर्स में हावी थी। जो ब्रेथ थी शॉर्ट्स की तरफ आज बैठ रही थी हर्षदा। स्टॉक्स की तरफ दरअसल यहाँ पर वो मार्केट ट्रेंड करता हुआ और कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर क्लियरली दबाव विजिबल है। अब मंदी का ट्रेड देखिए ऑटो कंपनियों में भरपूर देखने को मिला। एक कारण तो सुबह में था टाटा मोटर्स, जहां पर नतीजे काफी निराशाजनक, प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 950 करोड़ का लॉस आया। एमएनएम के नतीजे आने वाले हैं कल, उससे पहले स्टॉक में करीब 3% तक का डिक्लाइन, लेकिन यहां पर एक्सपेक्टेशन यही है कि मुनाफा 49%, EBITDA में करीब 44% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और करीब 1980 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन स्टॉक हल्का है। एक्सिस बैंक ऑफ कोर्स वो सूटी की स्टेक सेल आज और कल हो रही है तो वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, 3% का नुकसान। औरबिंदो फार्मा जो अभी हम मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पर इनके एक डायरेक्टर को ईडी ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद स्टॉक में हमने देखा एक तरफा बिकवाली। पिरामिड एंटरप्राइजेस के नंबर से निराशा हाथ लगी है और वो स्टॉक करीब 9% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन क्या चला है? हीरो मोटोकॉर्प में एक पिकअप आता हुआ, माइल्ड सिर्फ 1% की बढ़त। भारतीय एयरटेल आधे % के गेंस पर। कल सुबह या फिर कल दोपहर गोदरेज प्रॉपर्टी के नंबर्स आए, उसके बाद क्लियर कट धुलाई होती हुई दिखाई दी, लेकिन आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा रहा है स्टॉक 6% ऊपर। और वहां पर लुपिन के नंबर्स के बाद हमने देखा है 4.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। तो गिरते बाजार में ऐसे कुछ एलिमेंट्स मार्केट ने पकड़े हैं जो दरअसल तेजी की तरफ हरकत दिखा चुके हैं और उन पर नजरें होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स दरअसल लक्ष्मण रॉय लेकर आ रहे हैं। यूरिया प्लांट को लगाने के लिए दरअसल यहां पर कुछ नियम सरकार अनिवार्य कर रही है, नियम ना पालन करने पर सख्ती दिखाई जाएगी। ये फिलहाल अपडेट है, पूरी खबर आपको बता दें। अलग अलग टारगेट्स दिए जा रहे हैं नियम के तहत प्लांट के लिए और न्यू एनर्जी नियम के पालन करने की जरूरत को जरूरी माना जा रहा है। ये फिलहाल एक अपडेट। कैबिनेट ने दरअसल ये न्यू एनर्जी नियम को मंजूरी दे दी। आज याद रखिएगा कैबिनेट की बैठक हुई है और उसी में दरअसल ये अपडेट्स निकल कर आए हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे साथ जुड़ते हुए और वो आपको डिटेल समझाएंगे कि इस न्यू एनर्जी नियमों को मंजूरी देने से क्या इम्पैक्ट आएगा लार्जली यूरिया प्लांट्स पर। लक्ष्मण।
देखिए, दरअसल सरकार ने ये कहा था कि जितने भी यूरिया के प्लांट हैं उन सबको यूरिया प्लांट के अपने मशीन को इस ढंग से आधुनिक बनाना होगा ताकि ऊर्जा की खपत कम हो, गैस की खपत कम हो, यानी यूरिया की लागत कम हो। लेकिन चूंकि यूरिया कंपनियों को इस पे काफ़ी अच्छा खासा खर्च आ रहा था तो कई सारी कंपनियों ने इस नियम का पालन नहीं किया। तो कैबिनेट में आज 2 चीज़ें हुई हैं। पहली बात कि जिन जिन कंपनियों ने इस नियम का पालन नहीं किया है ऐसे 14 यूरिया प्लांट की पहचान की गई। तो उस 14 यूरिया प्लांट के ऊपर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि आपने नियम का पालन नहीं किया, और साथ ही साथ 31 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है कि आप इस नए नियम का पालन करना होगा आपको हर हाल में। दूसरी बात, जो नए न्यू एनर्जी नॉर्म्स है, एनर्जी के जो नियम है उसमें भी संशोधन किया गया है। इस संशोधन का मकसद ये है कि यूरिया प्लांट किफ़ायती तरीके से काम कर सके, और इस संशोधन को भी सभी यूरिया प्लांट पर लागू करने का फैसला लिया गया है। जिस यूरिया प्लांट की हालत जैसी है उसके हिसाब से उस संशोधन को बनाया गया है ताकि यूरिया प्लांट के लिए ऐसा करना आसान हो। लेकिन पहली नज़र में कहें तो यूरिया कंपनियों के ऊपर सख्ती है, एक शिकंजा कसा गया है कि आप जैसे चाह रहे तो वैसे नहीं चला सकते यूरिया प्लांट को। आपको अपने मशीन को आधुनिक बनाना होगा, एनर्जी की लागत को कम करनी होगी, और इसका मुख्य मकसद ये है कि यूरिया पर सरकार जो सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी पर काफ़ी ज़्यादा कटौती आएगी। अगर एनर्जी की लागत कम होती है तो यूरिया की उत्पादन लागत भी कम होगी। लक्ष्मण, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव लक्ष्मण रॉय की तरफ से आता हुआ आपके लिए, और ये थोड़ा सा सख्ती बरतने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ये एक क्लियरली एक यूरिया प्लांट्स के लिए और न्यू एनर्जी नॉर्म जब लागू होंगे तो सबसे फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी थोड़ी सी कटौती की संभावना है। ये सब देखना होगा। इसमें अब एक्चुअली गवर्नमेंट के पास भी थोड़े एवेन्यूज़ कम हो जाते हैं जब इतना गैस प्राइसेस ग्लोबली बढ़ती हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना होगा। मार्केट में एक बार नज़र रख लेते हैं, एक बार ज़रा इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ एक आध और स्टॉक्स हैं जहां पर आप अच्छी खासी डिक्लाइन देख रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस अब 800 तोड़ने की कगार पर है, 9% के करीब नीचे पिरामल एंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा एक आध स्टॉक्स हो रहे हैं, ICICI प्रू लाइफ, यहाँ डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों डेज लो पर इस समय। डीवीज लैब शुरुआत इसने ज़बरदस्त की थी, सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद 2 दिन की तेज़ी, 2 दिन की गिरावट यहाँ ख़त्म हुई है, लेकिन वहाँ पर आप अच्छी खासी डिक्लाइन देख रहे हैं आहिस्ता। और एम्फेसिस BFL, एम्फेसिस ने अभी इनफैक्ट फ्रेश इंट्राडे लो मारा है। एम्फेसिस मुझे याद है कि राजेश सातपुते का कल का शॉर्ट का ट्रेड भी था, और वो एक ट्रेड है जो वो काफी क्लोजली वॉच करते आए हैं। क्लियरली वहां पर हमने देखा अंडरकरंट मंदी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे साथ आशीष महेश्वरी जुड़ेंगे फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए। प्रकाश काबा, गौरव बिस्सा, आशीष चतुर्मोता, राजेश पालविया और साथ ही साथ मानस जायसवाल, ये सब जानकार हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। आज ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स के साथ जो सेल ऑफ आया है उसमें क्रिप्टो का भी थोड़ा सा पेच फंसा है, क्योंकि वहां पर भी भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है। तो सेंटिमेंटली अक्रॉस रिस्क एसेट्स बिकवाली देखने को मिली है। हुआ क्या है उस पर एक नजर हमारी रहेगी। फिर 2:40 पर 4 का चौका तो आएगा ही। राजेश पालविया बताएंगे सस्ता ऑप्शन, एफनो का सुपरस्टार मानस जायसवाल की तरफ से लेंगे। आशीष चतुर्मोता समझाएंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा आशीष महेश्वरी की तरफ से। M&M और हिंडाल्को नतीजे कैसे रहेंगे कल, इस पर यतिन से लेंगे अपडेट। और ऑफ कोर्स मार्केट बिग वॉइस में आज प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट MD अमीशा वोरा भी हमारे साथ है। डीलिंग रूम का भी जायजा आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम में आगे। तो ये है फिलहाल आपके लिए हमारे जानकारों की फहरिस्त, और इस समय फिर ट्रेड क्या बन रहा है उन्हीं से समझना शुरू करते हैं। या जिस तरह की चाल आशीष चतुर्मोता मार्केट ने, आई बेग योर पार्डन राजेश पालविया, मार्केट ने दिखाई है क्लियरली थोड़ी से बुल्स की हवा टाइट होती हुई। आपकी सलाह क्या होगी? 18,000 के आसपास एक तेजी का अटेम्प्ट करना है या नहीं? गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो देखिए मेरे हिसाब से बाजार एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, और अभी जो करेक्शन हमें देखने को मिला ये थोड़ा सा एक अच्छी रैली के बाद भी आया, और साथ ही साथ थोड़े ग्लोबल एक जो सेल ऑफ हमें थोड़ा डाउन में देखने को मिला उसका भी एक इंडिकेशन है। बट अगर से आप बाजार को एक थोड़ा मीडियम टर्म नजरिए से देखें तो ये 17,900 18,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से बाजार में बैंकिंग का बहुत अच्छा एक सपोर्ट बाजार को मिलेगा, तो जो कि एक 30 से 32% इंडेक्स का
कंट्रीब्यूशन भी रखता है और वहां पर भी कोई भी हमें बड़े नेगेटिव सिग्नल हमें आते हुए नजर नहीं आए। तो मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए। 794950 का एक एरिया होगा जहां पर एक लॉन्ग इंटरेस्ट बनेगा। बट अगर से एकदम शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स को देखूं तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा डिप नजर आ रही है और उसके लिए एक कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। मे बी 18,100 के बाद एक अच्छा मोमेंटम शुरू हो, वरना 17,900 की एक ट्रेजेक्ट्री है जहां पर एक लॉन्ग इंटरेस्ट बाजार में बन सकता है। बट जैसे आपने कहा, मैंने कहा बैंकिंग और कैपिटल गुड्स ये दो स्पेस है जिन पे मुझे लगता है बाय एंड डिप्स की रणनीति के साथ बाजार में बने रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स, देखिए बैंकिंग में तो हल्का सा वापस कोशिश हो रही है कि वापस 41,500 को रिक्लेम किया जाए। निफ्टी लेकिन अभी भी 17,800 के नीचे ही है और ये थोड़ी सी आपने हल्की सी डाइकॉटमी देखी है, तो इसमें ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कहाँ से डिक्लाइन आ रहा है। ऑब्वियसली एशियन पेंट्स की हमने बात की थी, वो डेज लो पर है। उसके अलावा एक दो और स्टॉक्स हैं। लीवर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस में अच्छा खासा दबाव है आज। प्रकाश काबा जी, गुड आफ्टरनून। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट के इस मूव को, और क्या अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं या फिर सेल की, और आपकी टॉप कॉल क्या होगी इस समय की? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू अनुज। मुझे लगता है 18,000 के जोन है, हो सकता है 17,950, 18,050, ये एक जोन है। जब तक ये बरकरार है तब तक ठीक है। और 41,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में। इन दोनों को अगर समझ जाता है तो कहूंगा ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। अगर कल, आज तो नहीं होगा 18,000 ब्रीच, अगर कल 18,000 ब्रीच हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। काफी सेलिंग प्रेशर है और बाय कॉल्स निकालने में थोड़ी दिक्कत भी है। फिर भी एक तो कॉल्स निकले हैं मेरे पास। मदरसन सुबह पर ध्यान देना चाहिए, इसका नाम अब चेंज हो गया है मदरसन। यस, लगता है कि एक अपूर्ण मिलना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है, स्टॉप होगा करीब 68 का, ऑन द अपसाइड करीब 70 पार कर सकता है मदरसन। संवर्धन मदरसन में अगर आप देखें, आपका एक लॉन्ग ट्रेड 68.95 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा आशीष, आपने अपना लॉन्ग ट्रेड दिया नहीं, आई मीन माफ कीजिएगा, शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड या ट्रेड आपका जो भी है 2 बजे का, वो क्या रहेगा? किसको चेस करेंगे आप 2 बजे? देखिए, जैसे मैंने कहा बैंकिंग को चेस करूंगा और आज सरप्राइजिंगली हम एचडीएफसी बैंक के साथ जाएंगे, जो कि अभी तक तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, बट अब एक अच्छी स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से 1512 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनती है, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 1490 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1560 के लेवल्स मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। ओवरऑल बैंकिंग अच्छा है, पर एचडीएफसी मुझे लगता है जो अंडर परफॉर्मेंस था उसको कैचअप करने की अब यहाँ से कोशिश करेगा और एक 50 से 60 रुपए की तेजी करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक में देखने को नजर आ सकती है। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक एट डे हाई, और आई थिंक पहला वो स्टॉक जो कि आज डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक 28 अक्टूबर से लेकर अब तक कभी भी इसने अभी तक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा भी नहीं वॉलेट किया है, और लास्ट 4 सेशन में इंक्लूडिंग टुडे इसका लो 10 डेमा ही था, और आज वहीं से अगर आप देखें पुल बैक देखिए 15-12 डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवे हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा 2 बजे का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कन्विक्शन ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा और वो नौकरी पे रहेगा। इन्फो एज पे स्टॉक में देखें तो एक अपस्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। नौकरी फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। 3810 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 3850 का, और डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3720 3700 तक की डाउन साइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो इन्फो एज पे शॉर्ट करने की सलाह। इन्फो एज पर एक शॉर्ट का कॉल इस समय आता हुआ। गौरव बिसा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मैं सन टीवी में बाय की सलाह दूंगा। यहाँ पे आप अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टेबल है। थोड़े बहुत गेन्स है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी अच्छा है। अच्छे पोजीशंस बने हैं। ब्रेकआउट हमको देखने मिला 550 552 के आसपास में। फॉलो बाइंग देखने मिल रही है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। एचएमओ का सेटअप भी अच्छा है, तो यहाँ पे आप 542 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 600 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, ठीक है। सन टीवी काफ़ी टाइम बाद इसकी कॉल सुनने में आई है, तो इंटरेस्टिंग ये ट्रेड। मानस जायसवाल, गुड आफ्टरनून, आपकी फर्स्ट ट्रेड इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, ग्रेनुअल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। देखिए, क्लियर कट रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं ग्रेनुअल्स में। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिलेगा। डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ग्रेनुअल्स फिसला है, तो यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 366 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए और 335 तक के टारगेट्स आपको ग्रेनुअल्स में देखने को मिल सकते हैं।
और यहाँ पर 350 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए 2 रुपए के स्टॉप लॉस से 12 रुपए के टारगेट के लिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया में फिलहाल एक ट्रेड आपकी तरफ से आता हुआ मानस ने ये फिलहाल आपके लिए सुझाया है कि 350 का पुट लेकर चले। यहाँ पर टारगेट 12 का आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 5 साढ़े 5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर कुछ और काउंटर्स जहाँ पर बड़े बड़े ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर वो स्टॉक्स जो कोशिश कर रहे हैं अपनी चाल सुधारने की, वैसे बहुत ही गिनती में कम दिखाई देंगे। अदानी पोर्ट्स कोशिश कर रहा है यहाँ पर अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा संभालने की। दूसरी तरफ आप देखिएगा HDFC और HDFC बैंक हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। निफ्टी बैंक लार्जली अगर आप देखें, कार्यक्रम की शुरुआत जब हमने की थी 350 पॉइंट नीचे था, अब आप देखेंगे करीब 276 अंकों की ही गिरावट रह गई है, तो निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। HDFC बैंक का थोड़ा सा योगदान है। एक्सिस बैंक में जो प्रेशर था वो हल्का सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। HDFC बैंक पर आशीष चतुर्मोता आपकी क्या राय रहेगी? 2680 के आसपास, आई बेग योर पार्डन, ये 1513 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और ऑफ कोर्स इसका HDFC 2500 के 5 रुपए नीचे है। जी, तो हर्षदा, हमने जैसे अभी 2 बजे के टॉपिक में भी HDFC बैंक को दिया, और हमें लगता है कि बहुत समय के बाद एक कंसोलिडेशन के साथ साथ और एक अंडर परफॉर्मेंस जो ये दूसरे पीयर्स के साथ कर रहा था, अब इसको कैचअप करने की तैयारी HDFC बैंक की शुरू हो चुकी है। और 1550 1560 के एक इमीडिएट बेसिस पर अपसाइड मुझे लगता है HDFC बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। फिर 1490 के स्टॉप के साथ करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1560 के एक इमीडिएट लेवल्स पे टारगेट्स HDFC बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए एक स्कोर पे भी नज़र डाल लेते हैं। 64 पे 2 और दोनों ओपनर्स आउट हो गए हैं, तो अब कोहली और स्काई सूर्य कुमार दोनों पर काफ़ी दारोमदार है। दोनों इंडिया के बेस्ट बैट्समैन रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और बात करते ही एक सूर्य कुमार ने शानदार शॉट मार दिया, तो जिंक्स नहीं करते हैं उसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मार्केट पर बात करते हैं। बैंक निफ्टी में रिकवरी, और बैंक निफ्टी में रिकवरी के कारण वो जो आशीष चतुर्मोता जी ने स्पॉट किया एकदम सही टाइम पर, HDFC बैंक एक बजे वो लेकर आई है इंट्राडे में एक्चुअली, जो भी डिस्कशन हो रहा था उसका, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिकवरी में बैंक निफ्टी की। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं एक बार, और नीचे से 20 रुपये की रिकवरी HDFC बैंक में। करीब 1-1.5 घंटा पहले तक HDFC बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर था ऑन द लेफ्ट हैंड, ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर गया है। 25 पॉइंट कोटक कंट्रीब्यूट कर रहा है और 20 पॉइंट HDFC बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो 20 माइनस कंट्रीब्यूट कर रहा था वो 20 पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसकी वजह से जो 40 पॉइंट की करीब की रिकवरी इंट्राडे में आपने जो देखी है बैंक निफ्टी में, वो यहाँ पर आ रही है। एक आध और स्टॉक देख लेते हैं। एक बार औरोबिंदो फार्मा वापस लेकर आई है। करीब वायदा का टॉप लूजर करीब 12.5% नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। आशीष, ये आशीष चतुर्मोता जी, ये F&O स्टॉक है 12.5% नीचे। ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट इसमें आज ऐड हुआ है 22.5% के करीब। न्यूज़ ड्रिवन है ऑफकोर्स, लेकिन व्यू क्या है आपका यहाँ पर? तो अनुज, इस स्टॉक में हमने काफी समय से एक नेगेटिव व्यू रखा है, और मुझे ये भी याद है कि हमने इस पर पहले भी जब एक बार चर्चा की तब ये स्टॉक 800 रुपए हुआ करता था आज से 3-4 महीने पहले, और तब भी हमने कहा कि एक बहुत ही वीक ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उसी वीक ट्रेंड को अभी इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली आज तो न्यूज ड्रिवन भी है, पर जो न्यूज फ्लो है वो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 430-420 की ट्रेजेक्ट्री तक जाएगा। तो इससे बिल्कुल अपनी दूरी बनाए रखना चाहिए। अगर से आप लॉन्ग पोजीशंस में हैं तो यहाँ पर पे 470 का एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। अगर से स्टॉक उसके नीचे फिसलता है तो इससे एग्जिट होना चाहिए। नीचे में 430-440 की जगह औरोबिंदो फार्मा में बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अनुज, आपको याद होगा कल परसों ही हम बात कर रहे थे कि फार्मा थोड़ा सा ठंडा हो रहा था और बाकी मार्केट में हाई बीटा पिकअप करता हुआ, लेकिन तब से अब में आप देखिए डीवीज के क्या हाल हुए हैं। आज औरोबिंदो में हमने देखा है प्रेशर, दूसरे कई कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा है भारी भरकम मुनाफा वसूली, स्पेशली ऑन द मिड कैप साइड देखने को मिली है कंपनियों में। जी हाँ। तो और मार्केट ऐसा है कि चल भी नहीं रहा है अब, तो वो वही दुविधा है कि क्या डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट। देखिए बिल्कुल, और जैसे कहते हैं ना, मार्केट एक ये मार्केट ऐसा है जिसमें आप अगर एक कोई कन्विक्शन के साथ कुछ चीज़ कहेंगे तो अगले दिन मार्केट आपके फेस पर लिटरली अंडा फेंक कर मारेगा। मतलब ये उस टाइप का मार्केट है। कुछ चीज ग्रांटेड ले ही नहीं सकते, कुछ चीज आप बिल्कुल एब्सोल्युटली कुछ नहीं ले सकते इस मार्केट में, टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन जो एक चीज़ है कि मार्केट में जो आज बाय ऑन डिप्स है उसका एक टेस्ट हो रहा है, और वो मुझे लग रहा है कि आज पहला टेस्ट मार्केट ने शायद उसका हल्का सा फेल किया है, और शायद जिंक्स कर दिया मैंने शायद।
इसको ऑफ कर देते उसको ऑफ कर देते हैं। चलिए मैच नहीं देखेंगे अब हम 3:30 के बाद ही मैच देखेंगे, लेकिन थोड़ा टफ हो गया ये मामला। हाँ, एक और विकेट जाना सूर्य कुमार एक्चुअली। मैं पिछले इनिंग्स इनकी देख रही थी, अच्छे से जमे थे ये, और अनफॉर्चुनेट नहीं बहुत ही एक प्रेशर तो अभी और बढ़ता दिखाई देगा। काफी टाइम बाद, इनफैक्ट मेरी और वीरू की भी बात हो रही थी, काफी टाइम बाद हमने एक ऐसा बैट्समैन देखा जो इतना फ्रीली खेलता है, मतलब ना, और एकदम शब्द नहीं होते कई शॉट्स मारने के लिए। लेकिन अब तो कोहली को ही काम करना पड़ेगा वीरू, अब तो कोहली को ही संभालना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों के बोलते बोलते अगर आप देखें सूर्य कुमार भी चले गए। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी करीब 8 साढ़े 8 ओवर बाकी हैं। देखते हैं, अगर आप देखें आज आखिरी के 5 ओवर्स की पारी कौन संभालता है। और सूर्य के आउट होते कुछ सिंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं। अभी तो सूर्य के आउट होते देखिए निफ्टी एकदम से 25 पॉइंट गिर गया, जो 18,005 पे चल रहा था। लग रहा था कि शायद थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। जैसे ही सूर्य का विकेट गिरा, ये देखिए निफ्टी ने भी थोड़ा सा उसके साथ साथ एक अपना मुंह दिखा दिया, नीचे की तरफ आ गया। जी बिल्कुल। अब पंड्या आए हैं, अब चलिए काम करते हैं, मैच पे फोकस करते हैं अनुज। थोड़ा सा यहाँ पर हटते हैं यहाँ से, सॉरी मार्केट पे फोकस करते हैं। टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे 1073 पैकेट ट्रेड करता हुआ। मानस, एक बार टाटा केमिकल को देखिएगा, आज सेकेंड टाइम 11 अगस्त के बाद इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया। टाटा केमिकल में पिछले 3 दिन से सप्लाई बन रही थी, 4 दिन से, इनफैक्ट 28 अक्टूबर से सप्लाई बन रही थी, लेकिन फाइनली उस छोर को इसने छोड़ दिया आज। आपकी राय टाटा केमिकल्स पे, एनी पुट ऑप्शन व्यू या फिर शॉर्ट व्यू? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले करीब अगर हम 4-5 सेशंस देखें तो यहाँ पर लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। अभी 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके बाद से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो गया और अब स्टॉक तैयार है 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 1000 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है स्टॉक का। तो एट द मनी पुट ऑप्शन लेंगे, 1070 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 19 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, कम से कम 60 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल एक और अपॉर्चुनिटी, लेकिन देखिए एक के बाद एक शॉर्ट के ट्रेड्स ही सामने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दो और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है खासा प्रेशर बनता हुआ आज के दिन, उसमें ऑटो कंपनियों का जायजा ले लेते हैं। टाटा मोटर्स प्रॉफिट के सामने अगर लॉस आया तो टूटना ही था स्टॉक को, लेकिन अब 5% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ 411 के आसपास। इस स्टॉक ने वैसे आप कहें थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस शुरू कर दिया है। पालविया साहब, आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि ईयर टू डेट अगर आप देखें, जहां पर आपका मारुति, M&M सब तगड़े रिटर्न्स दिखा रहे हैं, टाटा मोटर्स में करीब 14-15% तक का नुकसान हाथ लगता हुआ। M&M इसके सामने रखेंगे तो 54% तक के गेन्स दिखा रहा है। ये बताइए, क्या और कमजोरी देखने को मिल सकती है स्टॉक में? और 411 के नीचे क्या 400 टूटना संभव है? अर्चना जी, स्टॉक में अगर देखें तो 7 से 8 महीने का अगर रेंज देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। नीचे में 385 380 के आसपास स्टॉक के बॉटम बने हुए, और हायर साइड पे मल्टीपल टाइम हमने देखा है 440-50 की जोन में आके वहीं से फिजल आउट होते हुए दिखा है। हमें लगता है कि जिस तरीके की बिकवाली आज के सेशन में बनी है, यस, ये 400 की तरफ जरूर अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है, और 400 के नीचे फिर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट बनेगा 390 के आसपास। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अब अपॉर्चुनिटी जो थी एक शॉर्ट करने की, वो तो मिस हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाता है टुवर्ड्स 418 तो वहां पे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो शॉर्ट करने के रहेंगे वो करीब है 422-424 के आसपास। तो थोड़ा सा पुल बैक आता है तो ही शॉर्ट करने की सलाह, या फिर एग्रेसिव ट्रेडर थोड़ा वेट करें। 400 टूटता है तो वहां से 10-15 रुपए का डाउन साइड एक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी एक बार शॉर्ट करने की यहाँ पे मिस हो चुकी। टाटा मोटर्स आपके स्क्रीन पे 411 पे डेरिवेटिव्स में, और साथ ही साथ ऑटो स्पेस में सबसे अगर आप देखें शॉर्टिंग जहां पे जिस स्टॉक में हुई है वो है आपके स्क्रीन पे टाटा मोटर्स। आशीष माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। आशीष, 3-4 दिन से अगर आप देखिए बाजार थोड़ा सा सॉफ्ट अंदाज में, ऑल दो कोई बहुत बड़ा प्राइस डैमेज नहीं हुआ है, वी हार्डली ट्रेडिंग एट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों ही इंडेक्सेस। आपकी अप्रोच मार्केट्स पर, आपका इस वक्त का कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? देखिए, आज एक बड़ी इवेंट है जो यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट 2-3 महीने से में जब भी ये डेटा आया है उसके अगले दिन मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो मैं भी थोड़ा सा मार्केट को लेकर अभी कॉशियस हूँ, और मेरा मानना है कि अभी सही समय नहीं रहेगा अग्रेसिव
कॉल्स लेने का मार्केट के लिए, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है तो मिड दिसंबर में एक 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक और वहां पे हम उम्मीद कर रहे हैं, तो जिसके कारण से एक इक्विटी में सेल ऑफ बिल्कुल बनता है यदि इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है। और जिस हिसाब से वहाँ एयर फेयर और जो सर्विसेज के रेट्स और रेंट्स बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत जल्दी रिस्पाइट आने वाली है। जरूर थोड़ा सा कमोडिटीज में ईज आउट हुआ है, तो थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग समय है और अग्रेसिव बाइंग साइड पे कॉल नहीं लेना चाहिए। तो मैं अभी किसी नई बाइंग के लिए सलाह देने से बचना चाहूंगा। आप फ्रेश बैंक अगर आप देखें पर्सपेक्टिव नहीं इस वक्त शेयर करेंगे, अवॉइड करेंगे अगर आप देखें ग्लोबल इवेंट्स की जिस प्रकार की अगर आप देखें लाइनअप है उसको देखते हुए। अच्छा, एक दो प्रश्न आपसे आशीष जी पूछूंगा। जिन स्टॉक्स ने अगर आप देखें बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया और वो अभी भी कंटिन्यू है, लेट्स टेक वोल्टास। आपकी स्क्रीन पर वोल्टास इस वक्त आप समझ लीजिए जनाब कि दिसंबर 2020 के लेवल पे आ चुका है। दिसंबर 2020 817 का इस वक्त प्राइस है और आपको याद होगा अप्रैल में ही दिस ईयर हमने करीब करीब 1340 तक का लेवल देखा था। ठीक है, बीच में अगर आप देखें समझ में आ रहा था कि कमोडिटीज़ और मेटल्स के जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो दबाव था उसके चलते आपके मार्जिन इफेक्ट हो रहे थे, पर एग्जैक्टली अब इन प्राइसेस पे आपका आउटलुक, इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है और आपका व्यू वोल्टास पे इस वक्त? देखिए, आपने देखा होगा जो कंपनियां जैसे ब्लू स्टार है, वोल्टास है, वर्लपूल है, सभी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है और रीजन भी ये है कि जो उनके नतीजे आ रहे हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं। वोल्टास भी देखें तो हम 3 डिजिट से शायद 130-40 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से 20-22 करोड़ के प्रॉफिट इनका लास्ट क्वार्टर में रह गया है। तो काफी प्रेशर बना हुआ है। एक तो सेल्स में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इसके अलावा रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतना बढ़ गए हैं वो आप पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारे चैलेंजेस बने हुए हैं सेक्टर पे और थोड़ा इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण से एक जो परचेजेस जो फ्रीली हो रहे थे इकोनॉमी में वो भी होना कम हो गई है। तो और इसके अलावा जो एनबीएफसी इतना अग्रेसिवली फंड कर रहे थे वाइट गुड्स को, तो वहां पे भी थोड़ी डेलिक्वेंसीज होने के कारण से वो भी कॉशियस हैं इतना आसानी से लोन देने के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल जैसी कंपनियों को के स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी भी नई खरीदारी का कॉल देने से यहाँ बचना चाहूंगा। ओके, बचना चाहेंगे। अच्छा महेश्वरी जी, गुड आफ्टरनून। एक बात हो रही थी कि औरोबिंदो फार्मा का जो आज का मार्केट का रिएक्शन है ये सही है या फिर थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा है मार्केट? 13% डाउन है इस समय। बिल्कुल, इनफैक्ट अब जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू और यदि पॉलिटिकल मैटर इसमें आ जाता है जहां पे किसी कंपनी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा नेगेटिविटी उस कंपनी के आसपास नजर आती है और आप एक शक की निगाह से उस कंपनी को देखने लगते हैं कि क्या कहीं कोई राउंड ट्रिपिंग तो नहीं हुआ इस कंपनी के थ्रू। तो इसलिए मेरे भी अभी इस स्टॉक में बाय ना करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है काफी आज डिलीवरी बेस्ड सेलिंग और विंडो फार्मा में देखने को आपको मिलने वाला है। तो स्टॉक में अभी भी कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं। बिल्कुल सलाह नहीं। इस पर एक मंदी का ट्रेड वैसे भी आपको सुझाया था कि 470 के नीचे टूटता है तो और बिखरने के चांसेस है, और वो देखिए आपकी स्क्रीन पर 470 का साथ इसने छोड़ दिया है और 13.5% के नुकसान पर खड़ा है। अच्छा महेश्वरी जी, एक बार दीपक नाइट्रेट की भी बात करनी है आपसे, क्योंकि ये स्टॉक देखिए आज टॉप लूजर्स में औरोबिंदो के ठीक नीचे खड़ा है, करीब 10% का नुकसान। नतीजे खराब हैं और खासतौर से इनका फिनोलेक्स वाला बिजनेस ही नीचे खींच रहा है कारोबार को, वहीं से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। ये बताइए ये कितनी सिचुएशन और वर्स होगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में भी हमने देखा है दबाव आया और लगातार दबाव इंटेंसिफाई कर रहा है, और फिनोलेक्स इनके लिए तो स्टार परफॉर्मर था। वहीं पर अगर स्थिति इतनी तंग है तो आगे क्या आपको लग रहा है स्टॉक फिर ये 2000 के भी नीचे दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा 2000 रुपए के नीचे भी, क्योंकि एक तो वैल्यूएशंस अभी भी काफी रिच हैं। जरूर नाइट्रिक एसिड जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहां पे उनके मोनोपोली जैसी सिचुएशन है, बट प्राइसेस में हमने काफी फॉल आता हुआ देखा है नाइट्रिक एसिड के प्राइसेस में भी। इसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल में भी जो कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे भी प्राइसेस में एक सॉफ्टनिंग हुई है, और आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी कि मुनाफे में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है स्टॉक, और 1800 1850 के आसपास ही मैं इस स्टॉक पे दोबारा से बाइंग के लिए हम स्टैगर्ड वे में अपने निवेशकों को सजेस्ट करेंगे, बट अभी बेच के चलना बेटर स्ट्रैटेजी।
चलिए दीपक नाइट्रेट, आई थिंक भाजपा ने ये अर्निंग्स वाला स्टॉक पिक किया और ये जो अर्निंग डिजास्टर हुआ यहाँ पे उस पर बात करी। एक और अर्निंग्स वाले स्टॉक पे बात करते हैं, कुछ फंडामेंटल व्यूज़ यहाँ पे एकत्रित कर लेते हैं। पिडिलाइट आज सुबह इनफैक्ट जब शुरुआती टेक्स में अनुज ने व्यू शेयर भी किया था कि दैट्स नॉट आई थिंक केस टू गो शॉर्ट, और आई थिंक वो कॉल काफ़ी अच्छी भी रही कि पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2646 पे ट्रेड करता हुआ अगेन डे हाई की ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ और करीब करीब समझ लीजिएगा कि 924 पे एक 2667 का हाई लगाया था। आई मीन बहुत दूर नहीं है वहाँ से। महेश्वरी जी, आपको पिडिलाइट के नंबर्स कैसे लगे और आप इस प्राइस पे क्या व्यू रखते हैं? 2646 इस स्टार परफॉर्मर पे आपका व्यू क्या है? आज से 3-4 महीने पहले 3 महीने से ट्रेंड चल रहा है कि जब भी क्रूड सॉफ्ट होता है उसका एडवांटेज सीधे सीधे बाजार अभी तक एशियन पेंट्स को देके आया है। हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइलेज नहीं देखा है इस स्टॉक में, स्पेशली अगर आप देखें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के इन सेशंस में, बट स्पेशली पोस्ट नंबर्स आपका टेक पिडिलाइट पे। देखिए पिडिलाइट के यदि नंबर्स देखें तो आप 334, 354, 374 करोड़ इसी रेंज में नंबर्स देखने को मिले हैं। लास्ट क्वार्टर में 354 था, करस्पॉन्डिंग में 374 था और इस बार 334 है। तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ उम्मीद भी नहीं की जा रही थी और नंबर्स इन लाइन ही है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के कारण से एक जो ग्रोथ का एक विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप पिडिलाइट जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है वहां पे भी अब कंपटीशन धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है दूसरे एडेसिव प्लेयर से। तो आप बहुत ज्यादा रेट हाइक नहीं ले सकते हैं और यही रीजन है कि आपके जो प्रॉफिट है वो काफी स्टेबल बने हुए हैं। बट अभी भी मेरा मानना है एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। यहाँ सिचुएशन उतना खराब नहीं है जितना स्पेशलिटी केमिकल या दूसरे पर्टिकुलर सेगमेंट में है। तो इस स्टॉक पे मेरा न्यूट्रल कॉल है, ना मैं बाई की सलाह देना चाहता हूँ ना सेल का। थोड़ा सा यदि 2600 रुपए के नीचे आए तो जरूर बिल्कुल स्टैगर्ड वे में ऐड किया जा सकता है। ओके, ये था पिडिलाइट पे आशीष जी का व्यू। और इस बीच मजगांव डॉक के नंबर्स आए हैं। 778 पे स्टॉक करीब 4.25% नीचे है। याद रखिएगा इस दौर का स्टार प्राइस परफॉर्मर मुनाफा करीब 140 करोड़ से बढ़कर अगर आप देखें करीब 210 आई मीन वर्सेस 140 वाई बेसिस पर आप देखें कंपैरिजन है साल दर साल। और आय करीब 1570 करोड़ से बढ़ के अगर आप देखें 1700 करोड़ रुपए के आसपास रही है वाई इजाफा। मार्जिन्स की पिक्चर अभी कुछ देर में स्क्रीन पे आएगी। करीब 9 रुपये 10 पैसे का अंतरिम डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा भी की है। पर एक याद रखिएगा लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह अप्लाई होता है और ये स्टॉक 23 अगस्त से लेकर अब तक आप समझ लीजिए जनाब कि 274 रुपये से करीब 783 रुपये की रेंज में। पहले एक टिक चेक लेते हैं यहाँ पर, कोई इसमें रिट्रेसमेंट नहीं था। आज हल्का सा एक पॉज है बट स्टिल too far away from its shortest moving average, that is 10-day exponential moving average 734 पे। मानस, एक तो पहले एक रीजनेबल सपोर्ट जोन मजगांव के लिए होगा क्या, पहले ये बताइए, उसके बाद आशीष महेश्वरी जी की टिप्पणी इस पर लेंगे। देखिए कल एक करीब 5 दिनों की रैली के बाद एक डोजी पैटर्न बना, आज उसका बॉटम रीच हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है 20-day मूविंग एवरेज स्टॉक वापस टेस्ट करने की कोशिश करे जो कि 695 है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आज का लो ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। 762 के नीचे गया स्टॉक तो बिल्कुल आपको वहां पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको करीब 60-70 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मजगांव डॉकशिप आपकी स्क्रीन पर आप देखें 780-190। आशीष महेश्वरी जी, आपका व्यू क्या है? आई मीन नंबर्स अगर आप देखें ठीक ठाक हैं बट 781 पे इतने बड़े मूव के बाद और वो भी मात्र 3 महीने के अंतराल में, आपका व्यू 782 के प्राइस पे? इट्स ये एक ऐसी कॉल है, नंबर है कि आप प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें फिर डिप में एंट्री का इंतजार करें या फिर अपनी पोजीशंस पे कमिटेड रहें मजगांव पे? देखिए मैं तो ट्रेडिशनली मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का पे मेरा बुलिश कॉल ही रहा है और इस नतीजों पे भी मेरा देखने के बाद भी मेरा बुलिश कॉल ही है। क्योंकि आप देखो पिछले साल कंपनी ने करीब 585 करोड़ का मुनाफा किया था और लास्ट 2 क्वार्टर से ही कंसिस्टेंटली 210 और इस बार 217, 210 करीब 425 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा ऑलरेडी आ चुका है। तो कंपनी में फंडामेंटली कुछ इशू नहीं है, सिर्फ इशू ये है कि आज थोड़ा जो गिरावट देखने को मिल रहा है, चूंकि मार्केट में एक थोड़ा
थोड़ा मुनाफा वसूली चल रही है, तो जिसके कारण से स्टॉक में थोड़ा फॉल है। पर किसी भी गिरावट में से स्टॉक को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्च तक ये मुनाफा जो बढ़ के अभी 450 तक है, वो करीब हम 900 से 1000 करोड़ के बीच में इसका प्रॉफिट आएगा। तो पिछले साल 585 और इस साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये कंपनी नई ट्रेजेक्टरी में ही जाने को आपको आगे दिखेगी। तो किसी भी गिरावट पे बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। किसी भी गिरावट में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। अभी फिलहाल एक ग्रेविटी चेक हो रहा है यहाँ पर, इतनी बड़ी बढ़त के बाद थोड़ी सी डिक्लाइन अब आप इसमें देख रहे हैं। चलिए, आज सुबह हमने बात की थी कि मार्केट में एक बहुत बड़ा एक जो भूकंप आया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में जो ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ख़ासतौर से एक्सचेंजेस को लेकर, प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे काफ़ी बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और हर्षिता ने काफ़ी मेहनत की इस पर, थोड़ा सा नंबर्स वगैरह स्टडी किए। ज़रा इसको नंबर्स में डालते हैं कि ये आखिरकार हुआ क्या है हर्षिता, और किस किस की कितनी पूंजी इसकी वजह से गई। लोगों की तो बहुत नींद उड़ी है और पूंजी भी काफी ज्यादा हाथों हाथ निकलती हुई दिखाई दी है। ये एक्चुअली एक मेजर सेल ऑफ है जिसे हम कोहराम कह रहे हैं। तो वाकई में अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस आती हुई और क्रिप्टो मार्केट आप कह सकते हैं एक बेयर ग्रिप में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इतनी बिकवाली क्यों हुई उस पर आते हैं, लेकिन पहले आपको डेटा दिखा देते हैं कि कितनी गिरावट दरअसल आज के दिन आती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखिएगा, क्रिप्टो में जहां पर कई सारी करेंसीज सबसे प्रोमिनेंट बिटकॉइन है, एथेरियम है, ऑफ कोर्स हम डोज, शिबा इनू इन सब की बात करते आए हैं। यहां पर पीक जो मार्केट कैप था वो करीब करीब $3 ट्रिलियन का था। आज यहां पर ये $1 ट्रिलियन के नीचे मार्केट कैप आता हुआ दिखाई दिया है। तो मेजर यहां पर मार्केट कैप इरोजन देखने को मिला है और प्राइस इरोजन भी उस लिहाज से आप देखेंगे तो बड़ा है, क्योंकि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज में हमने देखा था धड़ल्ले से पैसा लगा था, बड़े पैमाने में लोगों ने निवेश किया था और उसका असर आज साफ देखे कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे आता हुआ साफ देखने को मिला है। लेकर आते हैं यहां पर कि कितनी गिरावट देखने को मिली है। तो 10 पॉपुलर करेंसीज में 80 to 90% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ऊंचाई से ये बिटकॉइन के भाव हैं। बिटकॉइन आज वैसे $16,600 के आसपास आपको दिखाई देगा और इसकी ऊंचाई जो थी वो 64,000 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी थी। 75% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है अपने पीक से। यही हाल दरअसल एथेरियम में भी देखने को मिला है। यहां पर भी 75% तक का करेक्शन देखने को मिला है। पीक से आज भाव 1100 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे हम कह रहे थे कि लगभग 80 to 90% यहां पर करेक्शन देखने को मिला है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में। अब हुआ क्या है, तो यहां पर FTX जो एक प्रोमिनेंट एक्सचेंज था, इनफैक्ट दुनिया का नंबर 2 एक्सचेंज था, वहां पर लिक्विडिटी का संकट आया। उस संकट के मद्देनजर डर था कि ये एक्सचेंज दरअसल हो जाएगा दिवालिया। तो इनका जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है बाइनेंस, उसने कहा कि हम इसे अक्वायर करेंगे। ये खबर आई थी कल सुबह में या फिर परसों ओवरनाइट और उसके बाद हमने देखा था 10% वैसे ही मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। तो FTX में लिक्विडिटी संकट के चलते बाइनेंस के CEO जो है उन्होंने कहा था हम इनकी मदद करेंगे, हम इसको अक्वायर करेंगे। एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखने की भी, साइन करने की भी बात सामने निकल कर आई, लेकिन ओवरनाइट मामला बदल गया है। फाइनली बाइनेंस के CEO ने कहा नहीं, हम इसे नहीं खरीदने वाले, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट रेगुलेटरी इश्यूज और बढ़ेंगे क्योंकि अब US रेगुलेटर दरअसल FTX की गहरी जांच भी करने वाला है कि वहां पर एक्चुअली पे आउट्स कैसे हुए हैं, कस्टमर्स को काफी दिक्कत आई है। अब आप पूछ रहे थे कि यहां पर किस तरह का वाइप आउट हुआ है वेल्थ, तो ये है सैम बैंकमैन-फ्राइड और ये दरअसल FTX के फाउंडर थे। इनकी तो 94% वेल्थ पूरी साफ हो गई है क्योंकि इनका पूरा का पूरा पैसा यहीं पर लगा हुआ था। इनफैक्ट वैल्यूएशन तेजी से इरोड हुए हैं और एक दिन में ही हमने देखा इनकी 94% वेल्थ इरोड होती हुई। दूसरे हैं टॉम ब्रेडी और टॉम ब्रेडी दरअसल एक मशहूर फुटबॉलर है अमेरिकन लीग के और ये
बाइनेंस के वैसे FTX के माफ कीजिएगा ब्रांड एम्बेसडर भी थे और इन्होंने भी अपना सारा पैसा इधर ही लगाया हुआ, तो रिपोर्ट्स कह रही है इनका तो पूरा पैसा साफ हो गया है। यही नहीं, बड़े बड़े फंड्स जिन्होंने क्रिप्टो को बैक किया था, FTX जैसे एक्सचेंज को बैक किया था, उसमें टाइगर ग्लोबल है, थर्ड पॉइंट है, अल्टीमीटर है, इन सब के भी दरअसल इन पर भी इंपैक्ट आता हुआ क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि अच्छा खासा निवेश किया था। जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें $32 बिलियन की वैल्यूएशन दरअसल FTX को मिली थी और वो मिनटों में गायब होती हुई दिखाई दी है। ये डील होने ना होने के चक्कर में क्लियरली एक सेल ऑफ देखने को मिला है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि टॉम ब्रेडी जब FTX के एम्बेसडर बने थे, उन्होंने कहा था कि बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, इसी पर आकर ट्रेड कीजिए, और आज मिनटों में हमने देखा है वो दरअसल बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो राख में बदलती हुई दिखाई दी हैं। नजर डालिए वो एड और वो आज की सिचुएशन में कैसे बैठ रहा है। You just need FTX. I'm reloaded. तो वाकई में बिटकॉइन लगभग राख में ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है अनुज। मेजर सेल ऑफ और शायद सेल ऑफ और भी गहरा सकता है। ओके, और देखिए जो टॉम ब्रेडी के बारे में इंडिया में इतना खैर लोग थोड़ा कम जानते होंगे, कम जानते। इनको इनफैक्ट ग्लोबली इनकी एक्स वाइफ के लिए ज्यादा जाना जाता है, जो एक सुपर मॉडल रही है। एग्जैक्टली, तो उन्होंने भी पैसा डाला था वैसे, और काफी खराब साल रहा है उनके लिए, डिवोर्स भी हुआ, ये पैसा भी जा रहा है। हाँ। और वैसे ही इनको गोट माना जाता है अमेरिकन एथलेटिक्स में, अमेरिकन स्पोर्ट्स में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो क्या ज़बरदस्त क्रिप्टो में एक हंगामा मचा है। और जो सुबह मैंने एक बात की थी हर्षदा, क्यों हम कई बार जैसे एल सल्वाडोर है, एक कंट्री है, एल सल्वाडोर ने इसे लीगलाइज करा था, और एल सल्वाडोर ने, और उनका भी सुनने में आया कि FTX में ही है बाय द वे। तो दो चीज़ें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। उन्होंने उसको लीगल किया था और क्या ज़बरदस्त उनकी अब ये बेट खराब हुई है। उन्होंने कहा था कि तब ये माना जा रहा था कि शायद एक सॉवरेंस में एल सल्वाडोर ने स्टार्ट किया तो बाकी कंट्रीज़ भी आएंगी, ऐसा खैर हुआ नहीं। लेकिन अब एल सल्वाडोर के ऊपर खुद के ऊपर कितना बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें एक चीज़ क्या है, इंडिया में जो हमने एक गवर्नमेंट ने और RBI ने एक वेल मेजर्ड, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लिया कि इसको हम लीगल मान्यता नहीं देंगे हर्षदा। टैक्सेशन इसके ऊपर ज़बरदस्त लगाया जिससे कि लोग इसमें ना इन्वेस्ट करें, और कोई कैरी फॉरवर्ड का कोई प्रोविजन नहीं था। अगर आपने लॉस किया इसमें, आप इसको किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर आपने क्रिप्टो में अगर आपने पैसा गंवा दिया, इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी अगर क्रिप्टो में आपने पैसा गंवा दिया, तो वो पूरा का पूरा पैसा आपका गया है, आपको उसमें कोई टैक्स की रियायत नहीं मिलेगी, ना अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा, ना किसी और एसेट क्लास के साथ सेट ऑफ करने को मिलेगा। तो ये एक जो हमारी गवर्नमेंट ने मेजर लिए, ये कितने ज़बरदस्त हैं और बुरे लगते हैं उस समय, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी गवर्नमेंट और जो RBI का एक व्यू है ना कि इस तरीके की जो हलचलें आती हैं ना ग्लोबल, हमारी मार्केट 2008 के बाद, 2008 के लीमन के क्राइसिस के बाद भी हमने नोटिस किया था, क्योंकि हमने उस तरीके के स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं किए थे, इसके लिए हम उस फाइनेंशियल क्राइसिस में से बच के निकल आ गए थे। और अभी ये जो क्रिप्टो क्राइसिस है, इसमें से भी हम इसलिए बच के आ पाएंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट से नहीं है क्रिप्टो में। मतलब ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने इतनी वार्निंग्स के बाद भी किए हैं तो अलग बात है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्रिप्टो को हमने कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। दूसरी चीज़ जो US में होती है, US में ख़ास तौर से अगर ये एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स अगर दिवालिया होते हैं तो उनके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी दिवालिया हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो किसी ब्रोकर के पास नहीं होते। कल कोई एक ब्रोकर मान लो दिवालिया होता है, US में अगर कोई ब्रोकर दिवालिया होता है तो अगर आपके शेयर्स उस ब्रोकर के पास हैं तो वो शेयर्स की भी वैल्यू जीरो हो जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक वेल लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके एक चीज़ है, NSDL है, CDSL। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं, वो शेयर आपके जो डीमैट अकाउंट में आते हैं वो अलग होता है। एक ब्रोकर का काम है सिर्फ उसको हैंडल करना, वो एक आपके उसका ओनर नहीं है। इसके लिए पावर अटर्नी वगैरह की जो बात आती है वो इसीलिए आती है। तो एक जो रेगुलेशंस हैं, मेरे ख्याल से हमारे एक रेगुलेटर्स को एटलीस्ट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये अमेरिका में इस समय नंबर 1 स्टोरी है, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस समय अमेरिका में, और खास तौर से जो जेन नेक्स्ट है उसने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, बड़े से बड़े लोग पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, आप जैसे आप नाम ले रहे हैं टॉम ब्रेडी का, जिसेल बुनशन का नाम ले रहे हैं, जो एक सुपर मॉडल हैं, वो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी की थी। कितने लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था। और आपको याद होगा राकेश झुंझुनवाला ने एक बार बोला था कि ये तो पॉन्जी स्कीम है, मैं मतलब कोई भी करेंसी इतना नहीं कर सकती एक दिन में 30-40%।
कल कार्डानो मेरे ख्याल से 40% डाउन था इंट्राडे में, और एक और करेंसी सोलानो में भी हमने सोलानो देखा था, सोलानो 45% सोलानो तक की गिरावट। 45% डाउन था, कार्डानो थोड़ा कम डाउन था। वो शिबा करके एक करेंसी थी, उसने क्या जबरदस्त मूव दिखाए थे, सारा का सारा वो वापस उसी लेवल पर आ गया। शिबा, डोज कॉइन, सब लोग आप कह सकते हैं ना कि दे ग्राइंडिंग देयर टीथ। यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो इनफैक्ट जो सख्ती आरबीआई ने अपनाई थी क्रिप्टो के खिलाफ, उनको सलामी देनी चाहिए। होपफुली भारतीय निवेशक इतने नहीं बुरे फंसे हैं जितना एफटीएक्स वाले निवेशक फंसते हुए दिखाई दिए। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं, और मार्केट कोशिश कर रहा है यहाँ पर संभलने की। 18,000 के आसपास ही घूमता हुआ 17,996 के लेवल्स आ चुके हैं इस समय। 162 अंकों की ही गिरावट है। तो बार बार हम 18,000 के नीचे डिप कर रहे हैं। इनफैक्ट 18,978 तक का, 76 तक का लो दिखाया था कुछ देर पहले, और वहां से एक पुल बैक देखने को मिला। तो वहां पर क्लियरली एक सपोर्ट बना हुआ है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि फटाफट अब 4 का चौका लेना भी शुरू करते हैं, और फिर हमारे जानकारों से जानते हैं कि इस समय क्या ट्रेड बनता है, किस पर दाव लगाना बेस्ट रहेगा। तो एक एक करके हमारे जानकार आपको बताएंगे कि किन किन स्टॉक्स पर वो दाव लगाएंगे। सस्ता ऑप्शन की शुरुआत होगी राजेश पालविया के साथ। तो हर्षिता जी, यहाँ पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड फोकस में है, और उसमें हमें बजाज फाइनेंस में यहाँ पे वीकनेस लगी। आज शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला, और स्टॉक का अगर सेटअप भी देखें टेक्निकल, तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, और अब ये लोअर चैनल सपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 6900 का पुट ऑप्शन बाय करना है। वो यहाँ पे करीब चल रहा है 116-117 के आसपास। इस पे हमारी बाय करने की सलाह है 6900 के पुट पे। और जिस तरीके के सेटअप बने बजाज फाइनेंस के, हमें लगता है ये स्टॉक में 6900, 6870 तक की डाउन साइड ओपन होते हुए दिखेगी। इस पुट के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 135 रुपए से 140 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा इसका करीब 108 रुपए के आसपास। तो 6900 का पुट बजाज फाइनेंस का बाय करने की सलाह। का पुट बाय करिए बजाज फाइनेंस का। अब चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष जी बताइए क्या चूज किया आपने? तो यहाँ पे अनुज मुझे अडानी पोर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। अडानी पोर्ट्स में एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनना शुरू हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि कार्गो वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छी तरह से पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद से रिजल्ट के बाद एक अच्छा इंटरेस्ट भी इस स्टॉक में बना है। 895 पे स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और एक बड़ा ब्रेकआउट 868 के ऊपर शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ 870 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी पोर्ट्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, और मेरा मानना है कि 4 डिजिट में ये स्टॉक एंटर होता हुआ नजर आ सकता है। तो 1000 रुपीज के लक्ष्य अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, अदानी पोर्ट्स, ये ट्रेड आप हमारे साथ अगर आप देखें कल से कैरी भी कर रहे हैं, और आई थिंक इनफैक्ट ये ट्रेड दिया भी था राहुल शर्मा जी ने, और राहुल शर्मा जी ने ट्रेड दिया भी था, और उन्होंने सुबह इनफैक्ट ट्विटर पर शेयर भी किया था कि होल्ड द लॉन्ग्स। अभी फ्रेश कॉल आ गई यहाँ पर मानस जायसवाल जी का एफएनओ सुपरस्टार। मानस जी बताइए क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि एलएनटी पे बिकवाली करनी चाहिए। एलएनटी पे बिकवाली करने का एक रीजन ये है कि एक सपोर्ट था, मेरे ख्याल से वो स्तर था 1990 के आसपास का। स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, कंफर्मेशन दिया लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ये अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 1925 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो एलएनटी पे बिकवाली करिए, 2001 के स्टॉप लॉस बिकवाली करिए 1925 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर 1960 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है 1960 का पुट ऑप्शन। स्टॉप लॉस 14 रुपीज का लगाइए, 50 रुपए के टारगेट से करिए। यहाँ पर मंदी की ट्रेड्स मानस एक के बाद एक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले ग्रैन्यूल्स की बात हुई थी, एलएनटी की बात हुई थी, बीच में कुछ और शॉर्ट साइड के ट्रेड्स आए हैं। तो एलएनटी पर दरअसल 1960 का पुट लेकर चले, क्लियरली एक शॉर्ट का ट्रेड आपको दे रहे हैं मानस एट द मोमेंट। अच्छा आशीष महेश्वरी, आपका मिड कैप फंडा ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा नारायण हृदयालय। मेरा मानना है इस स्टॉक की काफी बड़ी री रेटिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट करीब 350 करोड़ रुपए का था, और जो 6 महीने का ही प्रॉफिट देखे तो 278 करोड़ रुपए का मुनाफा ऑलरेडी आ चुका है कंपनी में, और 6000 से ज्यादा का उनके पास में ऑपरेटिंग बेड है। और यदि अपोलो हॉस्पिटल के कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं अब नारायण हृदयालय के, तो बिल्कुल इस स्टॉक पर बैट करने की सलाह दी। बैक टू बैक 2 सक्सेस इस समय मैच में
कहा था बात नहीं करेंगे, लेकिन रहा नहीं जाता एक्चुअली बात करें बिना मैच के बारे में। तो हार्दिक पांड्या पर काफ़ी जिम्मेदारी, और शॉट मारा हार्दिक पांड्या ने, खुशी दिखाई सबसे ज़्यादा विराट कोहली ने। ऐसा लग रहा था कि कोहली ने खुद मारा है वो शॉट, लेकिन ज़बरदस्त मूव इस समय आता हुआ। एक बार जरा मार्केट रिविजिट करें हर्षिता, 171 पॉइंट नीचे निफ्टी अब 17,985। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक। 3 बजे का मूव क्या हो सकता है? 3 PM मूव की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है? आशीष जी एक बात बताइए, 3 PM मूव कुछ लग रहा है यहाँ पर आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन, या जो मार्केट ने करना था वो कर लिया ऑलरेडी? देखिए आज थोड़ी सुस्ती तो है अनुज, और उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मेरे ख्याल से बना रहेगा, पर शायद हमको जो सरप्राइज मिल सकता है वो बैंक निफ्टी से मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक 3 PM मूव जरूर प्ले किया जा सकता है, जहां मुझे लगता है कि 41,498 इस समय स्पॉट लेवल पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। वहां पर 41,650 की एक जगह बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक 100-150 पॉइंट का पुल बैक मुझे बैंक निफ्टी में नजर आता है, क्योंकि HDFC बैंक बहुत ही रिलेटिव स्ट्रेंथ में। पर इसके लिए भी स्टॉप लॉस जो है वो 41,400 का लगाना चाहिए। 41,400 के स्टॉप के सामने 41,650 की जगह निफ्टी बैंक में देखने को नजर आ सकती है। 41,650 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल 41,500 के आसपास थोड़े से शॉर्ट्स कवर जरूर हुए हैं। अच्छा, ABB एक स्टॉक जिस पर मेरी नजर गई जब L&T का जिक्र मानिस कर रहे थे, मैं देख रही थी बाकी स्टॉक्स का क्या हाल है। ABB इनफैक्ट एकदम ऑपोजिट ट्रैजेक्टरी में 1.5% के गेन्स, और यहाँ पर वायदे बाजार का ट्रेंड और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरव बिस्सा, इसको आपने देखा है कि आज करीब वायदे में 2-2.5% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट एडिशनली 8% से ज्यादा का? देखिए इसको रेडार पे रखा था, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे पिछले 1-2 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बेसिकली एक रेंज में ही रहा है, जहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट्स है वो 2960 2970 के हैं, और हर्डल्स जो है फॉरेन टैलेंट के, अगर मैं हर्डल पकड़ूं 3,320-40 के हैं। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड है सच बन रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज बाउंड स्टॉक है, तो यहाँ पे इसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। तो शायद ट्रेंड थोड़ा सा आगे धोखा दे सकता है, टिकेगा नहीं, तो इस समय तेजी को चेज ना करे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। लेकिन जो चेज किया गया है वो नायका है, स्टॉक रेडार पर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम साफ तौर से देखने को मिला है। स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। आज ऑफ कोर्स लॉक इन खुलने की खबरें, और वो डर था कि यहाँ पर बड़ी बिकवाली आती हुई दिखाई देगी, लेकिन इनफैक्ट डिप आया और डिप से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। तो हो क्या रहा है, 4% ऊपर फिलहाल वो स्टॉक। सुमित हमारे साथ है। सुमित, इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इनफैक्ट ये तो एक मतलब बाजार में इतने सालों से है, लेकिन इस तरह का केस कभी देखने को नहीं मिला जैसा इस केस में रहा है। देखिए, नायका से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको आप आज के लिए एटलीस्ट ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, आज नायका केस में आपको एक्स बोनस दिखाई पड़ रहा है। ये एक्स बोनस का मतलब हुआ कि बोनस से एडजस्ट होकर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिनके पास है उनकी रिकॉर्ड डेट इसमें कल आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये पहली अपडेट है। दूसरा, कल यानी 11 तारीख को जब इस नायका का रिकॉर्ड डेट होगा, उसी दिन नायका के केस में इन्होंने, क्योंकि आज एक बोनस रिलीज होने की डेट थी, 31 करोड़ शेयरों के आज मार्केट में आने की बात थी, इसीलिए बोर्ड ने रिकॉर्ड डेट को शिफ्ट कर दिया कल के लिए, क्योंकि ये बड़े फ्लोज से बचने की भी एक बात कही जा सकती है। तो इसलिए तारीख को शायद आगे की तरफ बढ़ा दिया गया। 10 नवंबर पहले तारीख रखी गई थी बोनस की, लेकिन अब उसको एडजस्ट करके 11 नवंबर कर दिया गया, जो कि रिकॉर्ड तारीख हो गई है। दरअसल हुआ क्या, नायका में एक बोनस के सामने, एक शेयर के सामने 5 शेयरों का बोनस दे दिया गया, यानी कुल 6 शेयर हो गए। तो 31 करोड़ शेयर जो बाजार में बिकने के लिए आने वाले थे नायका के, वो 31 करोड़ शेयर आए तो 31 ही करोड़ हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद आए हैं। यानी कि आज जो आप भाव देख रहे हैं उस भाव के शेयर आ रहे हैं। पहले 1100-1200 के भाव के बोनस शेयर थे, जो एडजस्ट होकर 5 बन गए, यानी 6 हो गए। वो 6 नहीं आए, बल्कि 1/6 हिस्सा उसका आज बिकने के लिए आया 31 करोड़। क्योंकि जो बोनस के बचे हुए शेयर हैं 5 शेयर, वो क्रेडिट होंगे 1 महीने बाद। तो वो टाइम फ्रेम स्प्रेड हो गया है अगले 1 महीने के लिए, इसीलिए अब नए शेयर्स जो बिकने के लिए आने हैं वो 1 महीने बाद बिकने के लिए आएंगे। तो ये पहली चीज़ है। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि पहले 31 करोड़ शेयर थे बोनस नायका के, लेकिन बोनस के बाद वो बन गए 186 करोड़ शेयर। लेकिन अभी सिर्फ 1/6 हिस्सा यानी एक्चुअल 31 करोड़ शेयर ही बिके हैं। अभी बाकी के जो 5 हिस्से हैं बोनस वाले वो बाद में बिकने आएंगे। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अब इसमें देखेंगे वो है
नायका की इक्विटी डाइल्यूशन, करीब करीब 47 करोड़ शेयर इस कंपनी के होते थे जो बोनस से पहले थे, लेकिन वो एडजस्टमेंट के बाद बन गया 286 करोड़ शेयर, यानी करीब करीब 45 करोड़ रुपए के आसपास का जो मुनाफा कंपनी ने FY22 में अर्न किया, उसके हिसाब से कंपनी की EPS बैठ रही थी करीब करीब 20 पैसे के आसपास या 80 पैसे के आसपास। लेकिन अब क्योंकि FY23 में अनुमान लगाया जा रहा है कहीं अगर 20% की कंपनी ग्रो करती है तो 50 करोड़ का मुनाफा बटेगा ये रिमेनिंग 286 करोड़ शेयरों के बीच में, यानी करीब करीब 20 पैसे के आसपास। तो एक मेगा इक्विटी डाइल्यूशन वहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा है और शायद इसीलिए बाजार ने इस पर रिएक्शन दिया है। 1 महीने में 19% नीचे, 3 महीने में 24% नीचे, 6 महीने में 22% नीचे और 6 महीने में ही इनका इशू प्राइस भी आप जोड़ लीजिए, वहां से भी करीब करीब 22% नीचे नायका का स्टॉक कामकाज कर रहा है। रिकॉर्ड लोस एडजस्टेड दाम के हिसाब से आपको 162 रुपये दिखाई पड़ेगा, अभी का दाम 186-85 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। लेकिन एक ये एडजस्टमेंट किया गया है बोनस की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट के और साथ साथ लॉक इन पीरियड के बीच में, इससे एक बढ़िया कैच बन गया जिसकी वजह से एडिशनल शेयर अभी मार्केट में बिकने नहीं आए हैं, जिसके लिए एक एडिशनल 1 महीने के टाइम में स्प्रेड हो गया है। एक्चुअली बहुत ही यूनिक केस इनफैक्ट इस स्टॉक में बनता हुआ, जैसे सुमित ने कहा। आशीष महेश्वरी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? अब 184 पर खड़ा है अकाउंट, जो एडजस्टमेंट होना था हो चुका, लॉक इन पीरियड भी आप देखिए आज आ गया है और अब तक तो ऐसे कोई बड़े नाम एग्जिट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भरोसा उन निवेशकों का, प्री IPO निवेशकों का कायम है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी नायका पर? देखिए, मैं नए बाय करने की तो सलाह अभी भी नहीं है मेरा नायका के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सेल ऑफ को डिफर कर दिया गया है 1 महीने बाद, तो आगे पीछे इसमें सेलिंग तो आएगी ही आएगी। क्योंकि अब क्या इशू है कि जो रिटेल निवेशक है, कोई उनका एक जो रुझान बना हुआ था कंपनी के स्टॉक को लेकर, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि बहुत ऊपर के लेवल पे इसमें रिटेल जनता ही सारे और जो ट्रेडर है वो ही ट्रैप हो गए और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने धीरे धीरे करके इसमें स्टॉक को बेचा ही। और अब इतनी बड़ी इक्विटी आ जाएगी तो मुझे लगता नहीं है कि आसानी से वो संभल पाएगा, क्योंकि सिर्फ 40-50 करोड़ कमाने वाली कंपनी के 186 करोड़ शेयर्स, तो ये मार्केट कैप भी अभी मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी भी स्टॉक में से एग्जिट करें किसी भी राइज पर, क्योंकि ये सेलिंग तो आगे आने ही वाली है। एटलीस्ट एक चीज़ है हर्षदा, उन्होंने नहीं सोचा कि आज इतना बड़ा रिस्क ऑफ आ जाएगा मार्केट में, तो एटलीस्ट अब तो मास्टर स्ट्रोक लग रहा है कि एटलीस्ट आज के लिए तो बच गए, वरना आज वो सारे देखिए बोनस एक गिमिक होता है, एक चीज समझ लीजिए, आज डबल वैमी हो जाती है। हाँ, आज डबल वैमी हो जाती है बिल्कुल। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, बोनस से, और जो खासतौर से हमारे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए बोनस का कोई मतलब नहीं होता। बोनस का क्या है, वो अगर स्टॉक में 1:1 बोनस है तो स्टॉक का प्राइस भी आधा हो जाता है, क्योंकि EPS ऑब्वियसली आधा हो जाता है उसका। तो इसके लिए ये सिर्फ एक लिक्विडिटी बढ़ाने का एक मेजर होता है, कई कंपनियां करती हैं। कई हैरानी की बात है कि नायका ने इतनी जल्दी कर दिया, MRF जैसी कंपनी 90,000 पे भी नहीं कर रही है, लेकिन कई कंपनियां बहुत जल्दी कर देती हैं। कई PSU कंपनियां तो 200 या 300 रुपये का थ्रेशोल्ड रखती हैं, उसके ऊपर आती ही बोनस ले आती हैं। बाकी कई कंपनियां होती है जिनकी एक बोनस पॉलिसी होती है, TCS हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया, ये कंपनियां, इनकी एक बोनस पॉलिसी होती है, बोनस और बायबैक पॉलिसी, इसको ये फॉलो करते हैं इसके लिए। लेकिन जैसा सुमित ने बताया कि एटलीस्ट आज एक जो पहले आप जितने बेच सकते थे उसका आप सिर्फ 150 बेच सकते हैं, क्योंकि वो बाकी 5 आपके डीमेट अकाउंट में है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप बेचना नहीं चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, लेकिन वो है ही नहीं आपके डीमेट अकाउंट में। तो इसके लिए ये जो है आज एटलीस्ट रिसेंटली इक्विटी डाइल्यूशन देखो आप, मदरसन सुमी और ट्रांसलरी का हाईएस्ट इक्विटी डाइल्यूशन करने वाला शेयर है। उसने 13 बोनस और 2 स्प्लिट दिए हैं और प्लस 2 डीमर्जर भी दे दिए। उसके बाद इस तरह की सिचुएशन है, अगर उसको वापस एडजस्ट कर दो शायद हमारा से बड़ा दाम बन जाएगा वो, जिस तरह की उसने इक्विटी। मदरसन का तो क्या, मदरसन का दाम तो बहुत ज़्यादा होता अगर उसने ये बोनस और स्प्लिट्स वगैरह नहीं किए होते तो। खैर मानस, ज़्यादा डेटा होगा नहीं नायका को लेकर, 1 साल हो गया, लेकिन टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? नहीं, आज मेरे चार्ट एडजस्ट नहीं हुए हैं अनुज जी, तो इसलिए इस पे भी नहीं दे पाऊंगा मैं। गाबा साहब है हमारे साथ। गाबा साहब, आप देख सकते हैं नायका का चार्ट? मैं कल से देख पाऊंगा क्योंकि आज गैप। ओह यस ऑफ कोर्स, आज गैप कल नहीं आएगा, कल एडजस्ट होके आएगा। मैं 100% कल बता दूंगा। डेटा बहुत कम है बट नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट। 5% के गेन्स आज। वीरू, आज हर्षदा ने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत अधूरी चाल चली, और मतलब अनोखी चाल चली, मेरे पे ट्वीट करके प्रेशर डाल दिया और मेरे स्टूडियो में आउटपुट ही नहीं है मैच का, करूं क्या मैं?
मैं वीरू, score इसीलिए दिखाऊं हार्दिक सिर्फ। पांड्या ने 50 रन जड़ दिए हैं, उनकी हाफ सेंचुरी हो गई है। क्या खेल रहा पांड्या, लेकिन मजा आ रहा है देख के, मतलब तो 180 का स्ट्राइक रेट। ईश्वर करे ये आखिरी, हाँ, ईश्वर करे ये आखिरी ओवर उन्हीं को बिलोंग करे और ये ओवर हमेशा याद रखा जाए, ऐसा हो ये ओवर। अमीषा वोरा हमारे साथ ज्वाइंट एमडी प्रभुदास लेदर की मौजूद है। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैम, सभी ग्लोबल मार्केट्स को आप देखिए, इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया और इसके पीछे एक और चीज़ थी कि लीडर्स ने काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म किया और बैंक्स ने अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया। अभी हर किसी पिछले 4-5 सेशन से टर्बुलेंस है मैम, एंड स्पेशली आई मीन पूरी हमारी जो अर्निंग्स है, ये क्वार्टरली अर्निंग्स आप देख ही चुकी हैं। आपको ये अर्निंग सीजन लगा कैसा, और उसके बाद क्या अब बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल है बन सकता है, यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड खुल सकता है? आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे? देखिए, जिस तरह से ग्लोबल पूरा वेदर जियोपॉलिटिकल बोलो या तो लिक्विडिटी रिलेटेड एंड इन्फ्लेशन रिलेटेड जो माहौल है वो देखकर, और उसके सामने इंडिया का जो स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक इकोनॉमी का एंड जो क्लीन बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक्स का एंड पीएलआई स्कीम, ऐसे हम ऐड करते ही जाएंगे कि इंडिया का स्ट्रेंथ क्यों है। पर जब ये दोनों चीजें आमने सामने हैं कि ग्लोबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन एंड डोमेस्टिकली वी आर डूइंग वेरी वेल, मुझे लगता है, मेरा व्यू कभी से है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। जैसे काफी टाइम तक पहले रेंज लग रही थी 15,500 से 18,500, अभी मुझे पूछे तो 16,500 से 19,500, ऐसी एक रेंज काफी टाइम तक रहेगी जब तक हम ये दोनों फैक्टर्स के बीच में है। एंड एज अ स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो व्हेन यू गो क्लोजर टू द हायर रेंज, वहां पर एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। रिजल्ट सीजन के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट सीजन हैज बीन रीजनेबली वेरी गुड, पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स बैंक्स रिजल्ट्स वर वेरी गुड, और मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि बैंक्स के जो निम आए वो पीक निम है, यहां से निम बढ़ नहीं पाएंगे, थोड़े से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बोलते हैं वो थोड़े यहां से कम होंगे, बट फिर भी एसेट क्वालिटी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बीएफएसआई एज अ सेगमेंट एंड विद इन दैट बैंक्स एंड विद इन दैट स्लाइटली मोर फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पीएसयू बैंक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल, आई फील। आगे अगर चले तो बाकी हर एक इंडस्ट्री में ग्रोथ टॉप लाइन पे आया, पर मार्जिन पे प्रेशर आ गया कॉस्ट पुश के रहते हुए, वो अगर आप 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर आगे देखेंगे तो वो सब सबसाइड हो जाएगा एंड वी विल गो बैक टू अवर नॉर्मल मार्जिन्स which according to me will give a lot of strength to the numbers and to the results in next year. On and on, I feel कि very stock specific अभी भी पैसा बनाने का चांस मिलता रहेगा and markets will be range bound. रेंज बाउंड। एक बार जरा 3 PM मूव देखिए, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे लेकर आइए। निफ्टी ने ज़बरदस्त मूव दिखाया है एकदम से, 17,980 से मूव 50 पॉइंट का इस समय स्विंग निफ्टी ने आपको दिया है। और बैंक निफ्टी पे जो आशीष चतुर्मोहता जी कह रहे थे कि एक 41,650 की स्विंग पॉसिबल है, देखिए हर्षदा वहीं एग्जैक्टली अब हम आ गए हैं 41,600 इस समय। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ थर्सडे का 3 PM फैक्टर है। हर थर्सडे को प्ले आउट होता है ये, मतलब मोस्ट थर्सडेज को प्ले आउट होता है, और ये वापस इस थर्सडे को प्ले आउट हो रहा है। और जरा स्टॉक लेकर आइए HDFC बैंक, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक इंट्राडे ज़बरदस्त मूव। और एक बार वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं निफ्टी बैंक की। HDFC बैंक का ज़बरदस्त मूव देखिए, 1% ऊपर इस समय निफ्टी बैंक पे कंट्रीब्यूशन। 20 पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक दिखा रहा था और 40 पॉइंट के करीब कोटक दिखा रहा था, मेरे ख्याल से अब HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा होगा। 87 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, 20 पॉइंट अपसाइड पे दिखा रहा था, 87 पॉइंट पे पहुंच गया। ये 70 पॉइंट का ऑलमोस्ट इजाफा आ गया सिर्फ 3 बजे के बाद। ये है वो 3 PM मूव जो इस समय ज़बरदस्त प्ले आउट हो रहा है बैंक निफ्टी में। आशीष से रिविजिट करेंगे ज़रा बैंक निफ्टी को, लेकिन एक बार अमीषा जी गुड आफ्टरनून। तो आपने बोला बैंकों में ट्रेड करिए लीजिए और PSU बैंकों में, लेकिन PSU बैंकों में ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा लेट नहीं हो गया? अब ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है मेरे ख्याल से, आपको लग रहा है यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? हाँ, अच्छा मूव आ गया है, आई टोटली अग्री टू यू।
बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ चालू हुआ है। अभी भी मोस्ट ऑफ द PSU banks, of course, SBI is far superior, but rest all are below one-time book, and asset quality is definitely much better. और आगे चल के जो टाइम है उसमें लायबिलिटी क्रिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा एसेट क्रिएशन से ज्यादा, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट गार्नरिंग विल बी इंपॉर्टेंट, और उसमें मुझे लगता है PSU banks will have reasonably good command because of the strength and confidence that they depict. और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी कोई 0.6 प्राइस टू बुक है, कोई 0.7 प्राइस टू बुक है, वहां से 0.9 भी हो गया तो इट इज ऑलमोस्ट 30% प्लस काइंड ऑफ अ रिटर्न, एंड वो मुझे पॉसिबिलिटी डेफिनेटली लग रही है। तो तगड़े रिटर्न्स की उम्मीद। इनफैक्ट आज एक बड़ा मूव तो हीरो मोटो जैसे स्टॉक ने भी दिखाया है, जो इनफैक्ट आपको याद होगा नंबर्स, या तो मंथली नंबर्स की बात करें या फिर आपके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, एक अंडर परफॉर्मर था। अमीषा जी, ये जो कोर रूरल मार्केट को एड्रेस करने वाली कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर आपका हीरो जैसा काउंटर, इतने करेक्शन के बाद क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की? कल हम दिनशॉ ईरानी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था इवेंचुअली देखिए प्रीमियम सेगमेंट की खरीदारी आगे मास मार्केट्स तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव मॉनसून का फायदा हमारे हाथ जरूर लगेगा। क्या आप बैंक कर रही हैं उस पर? क्या हीरो एक बाय है? देखिए, मानसून वाज गुड, बट जिस तरह से थोड़ा आउट ऑफ मानसून, जैसे कि बोलते हैं कि लेट मानसून भी आ गए, तो काफी नुकसान भी हुआ है वापस एग्री इकोनॉमी को। एंड आई वुड से दैट दिस कभी कभी एक बाउंस आ जाता है, जब एकदम लो लेवल्स आ जाते हैं, तो हीरो में कहीं पर ऐसा हो रहा है। रूरल इकोनॉमी हैज स्टिल टू शो अस गुड ट्रैक्शन, एंड आई थिंक समटाइम ये फेस्टिव सीजन में भी इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रूरल इकोनॉमी से नहीं आया जितना अभी भी अर्बन एंड सेमी अर्बन से रहा है। तो वो हमें अभी भी देखना है कि हाउ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड सेकेंड क्वार्टर पैन्स आउट। आई वुड स्टिल कीप अ लिटिल कॉशियस स्टांस। याद रखिएगा, भारत की पारी का अंत हो गया। और अनुज, आप एक कह सकते हैं बात कि आज जो हार्दिक पांड्या ने पारी खेली है, जीत हार चलती रहती है, ये पारी नहीं जीत हार, आखिरी बॉल में वो हिट विकेट जीत हार नहीं चलती रहती है। हाँ, जीतना जरूरी होता है। ये जीत हार चलती रहती है, मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए। हाँ लेकिन मतलब पारी बहुत जबरदस्त नहीं, हाँ ये पारी जबरदस्त खेली। वो आखिरी बॉल में हिट विकेट आउट हो गए, बट आई थिंक गुड स्कोर 168 169 का चेस, गुड स्कोर। हाँ लेकिन बटलर अगर चल गए, बटलर और हेल्स, अच्छा इंग्लैंड में नंबर 11 तक बैटिंग करते हैं वो, जो उनका नंबर 11 प्लेयर है आदिल रशीद, उसने भी सेंचुरी मारी हुई है। तो एक सैम कुरैन, सबके सब 11 के 11 वो हैं, उनकी डेप्थ बहुत है। तो देखते हैं अर्शदीप, भुवनेश्वर, शमी, इन सब पर कितने भारी पड़ते हैं, लेकिन हाँ उन्हीं के जिम्मे हाँ ये थोड़ा सा। लेकिन देखिए इनिंग्स ऑब्वियसली 2 हाफ्स में डिवाइड है। फर्स्ट हाफ थोड़ा खराब खेले हम, या थोड़ा विकेट का थोड़ा वो रहा हुआ, इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की। सेकंड हाफ में हार्दिक ने जबरदस्त बैटिंग की है। अब कितना वो पहले हाफ की जो हमने स्लो बैटिंग की है उसका कितना इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये 20 ओवर का मैच है अल्टीमेटली, लास्ट के 10 ओवर का नहीं है सिर्फ, तो ये देखना होगा। लेकिन हाँ स्कोर कंपेटिटिव तो है। जो 15 मिनट पहले लग रहा था कि हम कितना बना पाएंगे, 140 145 पे जाके अटक जाएंगे, उसके मुकाबले 170 तक जाना तो कंपेटिटिव तो है। अब यहाँ पर अब बॉलर्स के ऊपर है। जी 169 का अगर आप देखें टारगेट दिया गया है। खैर अच्छी बात है। लास्ट अगर आप देखें करीब 8 ओवर्स में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। और अब अगर आप निफ्टी को भी देखें, जैसे कि उन्होंने मेंशन कर रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पुल बैक आया है, एंड स्पेशली बैंक निफ्टी की इस रिकवरी में थैंक्स टू HDFC बैंक। आपकी स्क्रीन पर आप देखें HDFC बैंक में स्ट्रॉन्ग रिकवरी रही। लेकिन एक दो ट्रेड्स अगर आप देखें और जोड़ेंगे यहाँ पर, और जिसे कहते हैं हम BTST ट्रेड्स, मोमेंटम कॉल्स। एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ये ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। और ये इनफैक्ट डाउ जोन्स फ्यूचर्स रखिएगा करीब 68 पॉइंट प्लस हैं, 32,595। कुछ ही देर में अगर आप देखें लगभग 2 मिनट के अंतराल में हम अपना ये BTST का क्रम शुरू करेंगे। लेकिन अमीषा मैम, अभी बैंकों पे बात हुई, और बैंकों पे जब बात होती है तो हम स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सेक्टर जो कि अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं रिगेन कर पाया है, वो इंडेक्स हल्का सा पुल बैक कभी कभार देता है, लेकिन कोई बड़ा शार्प पुल बैक या फिर बैंक इंटरेस्ट विजिबल नहीं है, एंड दैट्स IT।
इस बार मैम आपको आईटी के नंबर्स कैसे लगे और आप लोग क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त, मिड कैप आईटी में या फिर लार्ज कैप आईटी में? आईटी के नंबर्स मेरे ख्याल से मोरलेस एक्सपेक्टेशन के करीब थे, मतलब कि एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सोबर ही था, बट कमेंट्री अनसर्टन थी। दे हैव नॉट येट बीन सीइंग, अभी तक उन्होंने देखा नहीं है आईटी सेक्टर में मेजर slowdown in orders, but they are all fearing that, and that uncertainty and fear वही जो री-रेटिंग हुआ था उसको डी-रेटिंग में या तो नॉर्मल रेटिंग तक लेकर गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि नो डाउट रुपी डेप्रिसिएशन टू सम एक्सटेंट गिव्स देम द टेलविंड, द डिजिटाइजेशन विल कंटिन्यू टू हैपन, बट मुझे लगता है ये सेक्टर इन अ हरी बाउंस बैक नहीं करेगा। ग्रोथ विल टेपर ऑफ अ बिट, बट री-रेटिंग विल गो। तो होल इन ऑल अभी भी बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, पर पैसा जल्दी नहीं बनेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने समय निकाला हमारे लिए और बात की इन सब मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, उसके लिए शुक्रिया आपका। एक जरा मार्केट को रिविजिट कर लेते हैं और एक बार जरा आशीष चतुर्मोहता जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। तो आशीष जी, वो जो आप बोल रहे थे कि 41,600 से 650 का स्विंग एक्सपायरी पर मिल सकता है, 41,600 की कॉल में उस समय देख रहा था, उस समय थी 3 रुपये, वो अभी 25 रुपये होकर आई है। तो वो अगर जिन्होंने आपको सुना होगा और वो उस कन्विक्शन पे काम किया होगा तो उन्होंने ज़बरदस्त पैसा बनाया होगा। ये देखिए नीचे से रिकवरी बैंक निफ्टी में 280 पॉइंट। कितना आप इसको सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड मानते हैं और ये आप कैरी फॉरवर्ड करने की एडवाइस देंगे अगर किसी ने बैंक निफ्टी सपोज फ्यूचर्स ले लिया आपके कहने पर? आशीष जी सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैं फिर तब इसको कैरी करूंगा अनुज जी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बैंक निफ्टी में रिलेटिवली बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है और ये मूव आपको एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। तब 42,000 तक की एक ट्रैजेक्टरी मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव पे नजर आएगी। स्टॉप लॉस 41,500 का रख लिया हमने, पहले 41,400 की बात की, अब 41,500 के नीचे का एक स्टॉप रखकर इस ट्रेंड को कैरी करना चाहिए और मेरे हिसाब से 42,000 तक का मूव बैंक निफ्टी के अंदर में नजर आएगा स्पॉट लेवल पे हम बात करें। और अगर से बीटीएसटी ट्रेड की बात करें तो वो भी मेरे हिसाब से बैंक्स में रहेगा। पहले तो मैं एचडीएफसी बैंक के अंदर ही बीटीएसटी की सलाह दूंगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। 1560 के लक्ष्य के लिए बीटीएसटी के लिए खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस नया जो होगा वो 1505 का होगा और एक अगर से नए स्टॉक देने की बात हो तो फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाऊंगा जहां पे मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 900 रुपए के स्टॉप के साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बीटीएस की पोजीशन बनानी चाहिए। 940 के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अग्रेसिव तेजी का ट्रेड इस समय लिया जा सकता है। चलिए इसी के साथ एसटीबीटी या बीटीएसटी का सिलसिला शुरू करते हैं। पालविया साहब बताइए क्या ट्रेड लेंगे? तो बीटीएसटी में स्टॉक बाय करेंगे हम हीरो मोटर। ये स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में देखने को मिला और आज का जो मूव बना है ऑलमोस्ट स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके आज जो मूव बने इसमें 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में कंटिन्यू होगा। हीरो मोटर फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 2740 2760 तक के आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2670 के आसपास। तो हीरो मोटो एक ट्रेड जहां पर तेजी का कॉल लिया जा रहा है। अच्छा, एमएनएम याद रखिएगा रेडार पर होना चाहिए, कल नतीजे भी आने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ दूसरे ट्रेड्स लें, एमएनएम लगातार बकवाली के घेरे में है। आज यतिन हमारे साथ है बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की। यतिन, तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात है तो वॉल्यूम्स अगर हम देखें दूसरे क्वार्टर में लगभग 40-42% से ऊपर बढ़ते हुए नजर आए थे और इसी वजह से आपको दिखेगा कि जो रेवेन्यू है यहाँ लगभग 50% का जंप है। मुनाफे में इतना जंप नहीं क्योंकि पिछले साल एक वन ऑफ था लंपी, तो उसकी वजह से 17% की प्रॉफिट ग्रोथ होगी। थोड़ा बहुत प्रेशर आपको मार्जिन्स पे दिखाई देगा। जो पिछले साल लगभग 12.5% के मार्जिन्स थे वो आधे % गिरने का अनुसार है क्योंकि जो मेटल प्राइसेस हैं और जो इनपुट कॉस्ट है बहुत तेजी से बढ़ा है। तो मार्जिन्स की बात करें तो ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 12% वाला महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। ये प्रीव्यू जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा और एमवीएमएल दोनों का मिला के है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये मार्जिन के फिगर पे तो नजर रहेगी,
मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैनेजमेंट को लगता है यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है, आपके एसयूवी सेगमेंट में नए लॉन्चेस क्या हैं, उस पे मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ना। ऑब्वियसली ट्रैक्टर मार्केट, क्योंकि हर कोई स्पेकुलेट कर रहा है कि रूरल मार्केट्स रिकवर होंगे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से बेटर कौन जान सकता है रूरल मार्केट्स, तो उनकी कमेंट्री रूरल मार्केट्स पे और ट्रैक्टर वॉल्यूम कैसे हो सकते हैं सेकेंड हाफ में, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी रिजल्ट्स के अलावा। ओके, तो इस आंकड़े पर नजरें रहेंगी, लेकिन स्टॉक आज थोड़ा सा ठंडा जरूर है। एक्सपेक्टेशन तो है कि बिट्टा लेवल रेवेन्यू फ्रंट पर कुछ बेहतरी कंपनी दिखाकर देगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बीटीएसटी एसटीबीटी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प पर एक बाय कॉल वैसे भी आ गया। बताइए मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड आरती इंडस्ट्रीज पे रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज पे एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आरती इंडस्ट्रीज में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 720 के ऊपर, 720 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, बिकवाली करिए 685 के टारगेट के लिए। बस जरा मदरसन का स्टॉक देख लेते हैं। संवर्धन मदरसन के नंबर्स फ्लैश हो रहे थे स्क्रीन पर और स्टॉक में ज़बरदस्त इस समय मूव आ रहा है। और ये स्टॉक एक्चुअली अपने नंबर्स पे काफ़ी रिएक्ट करता है, करीब 5% का इस समय मूव आ रहा है। संवर्धन मदरसन में एक बार ज़रा इसको रिविजिट करेंगे, इसके नंबर्स एक बार ज़रा दोबारा फ्लैश करिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर्स और ये स्टॉक का अच्छा खासा बढ़ोतरी है इसमें, 217 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 246 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ। और मेरे ख्याल से मार्जिन नंबर फ्लैश हुआ था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर था, उसकी वजह से शायद ये स्टॉक जो है वो थोड़ा सा भागा था। ये देखिए आय में भी अच्छी खासी आपको बढ़त दिखाई देगी। और एक बार जरा मार्जिन का नंबर और लेकर आते हैं, 7.7%, लगभग 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है मार्जिन में। इसकी वजह से ये एक रीज़न है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव कंपनी है। कई कंपनियां होती हैं, टीवीएस मोटर है, ये काफ़ी सेंसिटिव हैं अपने मार्जिन्स को लेकर, तो इसकी वजह से ये एक रीज़न है कि आप, लेकिन ज़बरदस्त कैपिचुलेशन देखा है हमने मदरसन में इन जनरल स्टॉक प्राइस में। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ से ऑब्वियसली एक डीमर्जर हो चुका है। जो इंडियन बिजनेस है, ये संवर्धन जो है अभी प्योर एक्सपोर्ट प्ले है हर्षिता। सारी की सारी जिनकी यूरोपियन सब्सिडीज वगैरह थी, ये वो बिजनेसेस हैं। जो इंडिया का बिजनेस है वो अलग ट्रेड होता है। ये जो बिजनेस है, ये इनका जो बड़ा बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो है जो एफएनओ में भी लिस्टेड है। जी हाँ। तो 2 कंपनियां बन गई हैं अब इसकी, तो इसके लिए ये ध्यान रखिए कि ये जो कई लोग सोच रहे होंगे 200 वाला स्टॉक 70 क्यों हो गया, हाँ। ये थोड़ा सा जो डीमर्जर हुआ था उसकी वजह से। हाँ, तो वायरिंग बिजनेस अलग और ऑफ कोर्स ये बिजनेस आपके सामने स्क्रीन पर है। मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला। अच्छा, लगे हाथ इस पर एक बार राय गावा साहब दे दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आप काफी अग्रेसिवली तेजी की रिकमेंडेशन दे रहे थे। संवर्धन मदरसन नंबर्स आ गए, 70 पहुंच गया है। हाँ, ये स्टॉक मैंने आज 2 बजे दिया था मदरसन, उसका टारगेट 70 दिया था, वो अचीव हो चुका। अब मदरसन का जो सेटअप है वो पिछले हफ्ते बताया गया कि इस हफ्ते ऊपर जाऊंगा, तो 1 वीक पहले ही इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ रहा था जब वो बेस बना 65, 68, 69 पर। तो यस, मदरसन अब भी अच्छा लगता है। 67, 68 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो ये रन अप और चल सकता है अप टू 74 जोन तक मदरसन। अब रहा कल का स्टॉक, जी बताइए। वो है आज जो मैंने रिपीट है, एक आज सुबह दिया था क्विक सिंगल्स के लिए, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अब भी मुझे अच्छा लगता है, ट्रेड करा है 1911 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 1905 का कोटक महिंद्रा बैंक। पॉसिबल है कि 1930 देखने को मिल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। ये एक्चुअली क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है आज, मतलब कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डे दैट वी हैड, ये जो मार्केट ने लास्ट में फ्लश दिखाई है। अब ये सब ये देखना है कि ये 3 PM फैक्टर है या नहीं है, लेकिन हाँ। जो हमने शो के स्टार्ट में एक बात की थी कि 17,950 बच जाना चाहिए। अगर वो बच गया और किसी तरीके से आपको 18,050 के ऊपर की क्लोज मिल जाए, किसी भी तरीके से अगर मिल जाए, तो हम 18,032 पर आ गए हैं। एक एवरेजिंग होगी तो 18,050 के ऊपर हमको एडजस्टेड क्लोज तो नहीं मिलेगी। एडजस्टेड क्लोज जहाँ भी होगी वहाँ से आपको 10-15 पॉइंट नीचे करने पड़ेंगे। तो 18,050 के ऊपर क्लोज तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट 18,000 के ऊपर लग रहा है कि अब क्लोज होंगे हम। तो 18,000 क्लोजिंग बेसिस पे आपने बचा लिया, जो कि ज़रूरी था। क्लोजिंग बेसिस पर हमने 18,050 बोला था एक स्टॉप लॉस, लेकिन ठीक है 18,030 और 18,050 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक दिन और दें इस मार्केट को, ये देखने के लिए कि ये जो ग्लोबल मार्केट का, क्रिप्टो का ये जो इम्पैक्ट आया मार्केट पे, ये सिर्फ एक ही दिन तक लिमिटेड रहता है, क्योंकि हमारी मार्केट नॉर्मली मूव ऑन कर जाती है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, पिछले 3-4 दिन में यूएस मार्केट में ट्रेंड क्या रहा है पिछले 3-4 बार, इन्फ्लेशन नंबर्स को लेकर। हाँ। इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं, उस दिन मार्केट नहीं गिरता है, अगले दिन गिरता है, तो उस दिन तो मार्केट एक्चुअली चलता है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि यूएस मार्केट में क्या होता है आज। तो आप इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स की स्थिति में आपको बता दूं,
84 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है, करीब 250 पॉइंट तक का नुकसान आपको याद होगा कल के सत्र में नैस्डैक में दिखाया था, डाउ में भी काफी ज्यादा सेल ऑफ था। तो डाउ फ्यूचर्स इस समय 85 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, उस इन्फ्लेशन नंबर के पहले ये डेटा सामने निकल कर आ रहा है, और नैस्डैक फ्यूचर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं 45 पॉइंट ऊपर ही खुलते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट वो नंबर्स हैं जिस पर ऑफकोर्स देखना है कि फाइनली डेटा क्या निकल कर आएगा और किस तरह का एक्शन बनता दिखाई देगा। अच्छा, वेरी क्विकली गौरव बिस्सा, आपका ट्रेड बताइए, क्या लेके जाएंगे, आखिरी 10-15 मिनट बचे हैं। मैं लैंड इंडिया लेना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप आवली चार्ट देखें तो अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है, सभी मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप 3300 3320 के लिए बाय कर सकते हैं। 3180 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? लिंडे इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स मैं आपकी स्क्रीन पर रखती हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसको जाते जाते स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि कल जितना टूटा था एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली और इस पर हमने पहले भी नजर डाली थी ट्रेंडिंग काउंटर्स में। मानस, क्या इस ट्रेड को कैरी करेंगे कल के लिए, ये जो पुल बैक आया है गोदरेज में? देखिए, पुल बैक आया है और स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने को तैयार हो गया है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन मॉर्निंग में किसी ने बनाया है तो आप आई थिंक बेहतर रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि 1260 और 1280 के रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो जो ट्रेंड बुलिश होगा वो तो 1280 के ऊपर होगा। तो अगर किसी ने मॉर्निंग में एक लॉन्ग पोजीशन बनाया है तो मेरी राय में इस इंटरडे सेशन के मूव में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, मैच की बात हो रही है तो हम हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़ गए हैं। गेस्ट तो अब एक्चुअली क्या, अब तो ये हमारे ग्रुप का पार्ट है। के श्रीनिवास राव जी हमारे साथ हैं, जो अब ग्रुप एडिटर हैं नेटवर्क 18 के स्पोर्ट्स को लेकर। काफ़ी लंबा इनका तजुर्बा रहा है स्पोर्ट्स को लेकर। राव साहब, शुक्रिया सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए, और हम होप कर रहे हैं कि क्योंकि इतने मैचेस और इतना स्पोर्ट्स को लेकर, मैं काफ़ी पैशनेट हूँ स्पोर्ट्स को लेकर। मार्केट तो खैर हम बात करते ही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स नंबर 1 पैशन है। तो ये जो स्कोर बनाया है 168, कैसा लग रहा है? चैलेंजिंग है या फिर थोड़ा सा कमी रह गई कहीं? मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जब आप इवेंचुअली स्कोर देखते हैं तो लगता है कि 15 रन कम ही रह गए, बट हालांकि जिस हिसाब से हार्दिक ने लास्ट 5 ओवर्स में खेला और जो हम पहले के 15 ओवर्स में जो गति से हम स्कोर कर रहे थे, और इंग्लैंड जिस हिसाब से बॉलिंग कर रही थी, जो डिसिप्लिन इंग्लैंड ने फर्स्ट 15 ओवर्स में दिखाया, मुझे वो देख के लग रहा है कि इवेंचुअली स्कोर जो है हमारा ठीक ठाक है। बट आप ये देखें कि जो विकेट, अगर अभी तक जो हमने देखा है इस विकेट में काफ़ी अच्छा बैटिंग विकेट लग रहा है। ऊपर से जब इंग्लैंड ने टॉस जीता, जॉस बटलर को हमने देखा टॉस के बाद कमेंट्स में उन्होंने बड़े डायरेक्टली कहा कि हमको इस विकेट पे बैटिंग सेकंड करनी है, और इमीडिएटली उसके बाद रोहित शर्मा से जब पूछा गया, रोहित ने भी यही कहा कि अगर शायद मैं टॉस जीता तो मैं भी यही करता कि सेकंड बैटिंग करता। चेज, क्योंकि आपके सामने टारगेट होता है, आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हो, आपको किस पेस पे उसको इनिंग्स को आपको बिल्ड करना है, दैट्स नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि टोटल गेटेबल है, एडिलेड ओवल है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। इंग्लैंड की टीम, हाँ हालांकि मलान नहीं है इस 11 में, बट फिर भी इंग्लैंड की टीम काफ़ी डेंजरस है विद द काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप। जी हाँ, जी हाँ। तो सबसे खतरनाक कौन है, बटलर या हेल्स? बटलर फॉर मी इस फॉर्मेट में बटलर ठीक है। एलेक्स हेल्स हैं, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, ऑन अ गिवन डे बेन स्टोक्स भी काफ़ी कमाल कर सकते हैं, बट मुझे तो एक ही बैट्समैन जो इंग्लैंड का स्टड जो दिखता है वो है बॉस बटलर, मैं उसे कहता हूँ, और वो ही है एक डेंजर मैन। तो हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है एंड सारे बहुत ही यंग प्लेयर्स हैं, इनके लिए भी प्रेशर तो बढ़ेगा ही। हु वुड यू बेट योर मनी ऑन? कौन यहाँ पर कमाल कर सकता है, भारी पड़ सकता है? देखिए, इस पूरी अटैक में जब से ये टीम चुनी गई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब से ये टीम ऑस्ट्रेलिया लैंड करी, जब से ये टीम चुनी गई थी, मुझे एक बॉलर पे बड़ा यकीन था, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम परफॉर्म, वो है अर्शदीप सिंह। ठीक है, वो लड़का जब आईपीएल में ले चलता हूँ, जब किंग्स 11 पंजाब किंग्स, उन्होंने जब अर्शदीप को रिटेन किया था, मैंने कहा था ये लड़का कौन है, मैंने देखा है बट लड़का कौन है कि फ्रेंचाइज ने इसको रिटेन किया है। फिर मैं बाकी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, और जब मैंने देखा और उस सीज़न उसको बॉलिंग करते हुए देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फ्रेंचाइज ने इन्वेस्ट करने को डिसाइड। वो जो डिसीजन था फ्रेंचाइज का ना, वो देखिए किस तरीके का कॉन्फिडेंस ले आया उस बच्चे में।
और वो कॉन्फिडेंस है जो आज हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है, वेयर उस लड़के को लगने लगा कि आई बिलोंग एंड कई लोग बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी वसीम अकरम की भी झलक दिखती है उसमें, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। नहीं ऐसी दिखती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वसीम अकरम झलक दिखती है जिनको दिखती है, बट मैं ऐसे कंपैरिजन से दूर ही रहता हूँ, वसीम अकरम वगैरह से नहीं कंपेयर करता, ठीक है। बट हाँ, वेरी टैलेंटेड बॉय, सो आई रियली होप वी गेट टू सी हिम। अर्शदीप इज गुड, बट मुझे आपने पूछा इस अटैक के बारे में कौन बहुत अच्छा दिखता है, मैं उसको बाद में रख देता हूँ। देखिए हार्दिक के पास पेस है, डेक हिट कर सकता है। T20 में भुवनेश्वर हैज बोर्न थोड़ा हॉट एंड कोल्ड ब्लो हुए हैं, बट अगेन अ गुड T20 बॉलर। मुझे देखना है स्पिनर्स क्या करते हैं। काफ़ी चर्चा रही है, काफ़ी डिबेट्स हुए हैं कि अश्विन स्क्वाड में बिलोंग करते हैं या नहीं है। काफ़ी चर्चा और काफ़ी डिबेट रही है कि अक्सर को निकाल के चहल जो हमारे नंबर 1 स्पिनर है उनको स्क्वाड में लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। तो इन सारे डिबेट्स के बावजूद जो है इन्हें परस्यू किया गया अश्विन और अक्सर को। सो टुडे इज द डे, आज देखना पड़ेगा। चलिए आज देखना पड़ेगा। तो श्रीवास्तव साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए। मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं इसलिए अब ज़्यादा बात इस पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू। क्रिकेट को लेकर और स्पोर्ट्स को लेकर, और होपफुली फाइनल हमारे लिए एक अच्छी स्थिति आए तो उस दिन तो बड़ी चर्चा होगी सोमवार को। जरूर, बिल्कुल। चलिए अब जरा वापस चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, मार्केट। और हर्षदा वो जो बात हो रही थी कि क्लोजिंग क्या हम 18,050 तक ले जा सकते हैं, ऑलमोस्ट जा रहे हैं अब हम 18,034 निफ्टी की क्लोजिंग। ये मेरे ख्याल से क्या प्रीएम्प्ट कर रहा है, ये एक प्रीएम्प्ट कर रहा है कि यूएस में जो कल डिक्लाइन आई थी क्या वो वन ऑफ थी, और क्या मार्केट में जो पैटर्न पिछली बार आया था कि इन्फ्लेशन के नंबर्स, देखिए इन्फ्लेशन के नंबर्स में यूएस में आपको दो चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ट्रेंड उनका डाउनवर्ड है, मतलब भले ही इन्फ्लेशन हाई है लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा डाउनवर्ड है, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा कि नहीं रहेगा। अनलेस एक बहुत ही अगली नंबर आता है यूएस में, तो मुझे लगता नहीं कि यूएस में कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आएगी। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स देख लें कहाँ पर है, अगर हल्का सा इंडिकेशन मिल जाए वहाँ से। डाउ फ्यूचर पॉजिटिव में आ गए हैं एक्चुअली, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब हमने शो स्टार्ट किया था हर्षिता, मेरे ख्याल से हम उस समय थोड़ा नेगेटिव में ही थे डाउ फ्यूचर्स पर। अब हम इस समय एक्चुअली डाउ फ्यूचर्स पर पॉजिटिव में हैं। 85 पॉइंट्स लास्ट देखा था मैंने अनुज, उससे और बेहतरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर पॉजिटिव में देखा था आपने तब? हाँ ठीक है, अभी 80-85 पॉइंट ही ऊपर है, मतलब लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और अब देखिए निफ्टी जो है वो थोड़ा सा, इस क्लोजिंग को मैं एक्चुअली बहुत बुरा नहीं मानूंगा, इस क्लोजिंग को मैं एक्चुअली काफ़ी डिसेंट मानूंगा। आज एक्सपायरी नहीं हुई होती तो मैं बोल सकता था कि ये जो बस ये 1 या 2 दिन की करेक्शन थी ख़त्म हो गई है, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है इसके लिए मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा 3 PM का एक मूव देखता हूँ। और ख़ासतौर से जो HDFC बैंक जब भी भागता है 3 से 3.5 के बीच में, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, तो इसके लिए ये एक फैक्टर है। लेकिन अदरवाइज जो है आज बुल्स ने, मैं कहूँगा एक तरीके से एक बुलेट को डॉच किया है। जी हाँ, तो और आखिरी 4 मिनटों में आप देखिए कि पोजीशंस क्या खड़ी हैं। याद रखिएगा आज वीकली एक्सपायरी का दिन, काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली, लेकिन फिलहाल ये ट्रेड फेवरेबल बढ़त की तरफ, इतनी 100 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन क्लियरली डे लो से एक अच्छा खासा रिकवरी का मूड मार्केट ने दिखाया। वो दिखाइएगा डेटा जो वीरू नॉर्मली मेंशन करते हैं इस समय, कहां पर लॉन्ग की पोजीशंस कैरी की गई हैं, कहां पर शॉर्ट के ट्रेड्स पर थोड़ा बहुत मार्केट में दबाव आता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा कार्यक्रम की शुरुआत में ज्यादातर ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने शेयर किए थे वो मंदी के तरफ के ट्रेड्स थे, लेकिन क्लियरली मार्केट थोड़ा सा घूमा है या रिकवर हुआ है और वो एक पॉजिटिव है। 350 पॉइंट नीचे थे हम निफ्टी बैंक में जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, अब हम जब क्लोज करेंगे सिर्फ 150 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग और शॉर्ट वाला डेटा स्क्रीन पर आपकी आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े, एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स में हमने देखा खरीदारी या फिर शॉर्ट्स कवर हुए, हीरो मोटोकॉर्प उस खेमे में और GSPL वोडाफोन जैसे स्टॉक्स भी उस खेमे में। लेकिन लॉन्ग की पोजीशंस कहां जोड़ी गई हैं, एक तो संवर्धन, मदरसन सुमी, नंबर्स बड़े अच्छे थे, स्टॉक भागा, मार्जिन्स में एनहांसमेंट देखने को मिला 100 बेसिस पॉइंट का, 4% का वहां पर तेजी का मूव। लुपिन, ABB इंडिया, अमर राजा और हेवल्स दूसरी
तेजी वाले कैंडिडेट्स साफ तौर से साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। अब लेकर आइए कहां पर शॉर्ट सेटअप अभी भी है। तो शॉर्ट बिल्डअप ऑफ कोर्स औरो फार्मा अनडाउटेडली, दीपक नाइट्रेट्स खराब नंबर्स पर, रैमको, पिरामिल और जीएनएफसी में वो शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लियरली कैरी की गई हैं। लॉन्ग अनवाइंड होना शुरू हुए थे पीआई इंडस्ट्रीज में कल, उसका सिलसिला आज भी जारी। दालमिया भारत, बजाज फिनसर्व, जाइडस और सेल में भी हमने देखा है थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियरली होती हुई दिखाई दी। तो ये फिलहाल वो लॉन्ग और शॉर्ट का डेटा आपकी स्क्रीन पर। आखिरी 2 मिनट अब चलते हैं हमारी वॉल पर, जो आपको क्लियर कट पिक्चर दिखाएगा कि हमारी क्लोज क्या होती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिएगा आज का जो लो लेवल था वो 17,973 था, उसकी तुलना में 18,037, 18,040 के करीब क्लोज दिखाना एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि एक कूल ऑफ जरूर देखने को मिला है मार्केट में, लेकिन संभलता हुआ 18,000 के ऊपर। निफ्टी बैंक में एक अच्छी खासी रिकवरी, जो हम डेटा आपको दिखा भी रहे थे, लगभग 300 पॉइंट तक की रिकवरी डे लो से यहां पर भी आती हुई दिखाई दी है। 41,612 ठीक वो लेवल जो मेंशन कर रहे थे आशीष चतुर्मोता कि 41,600 के ऊपर ही एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी, तो पॉजिटिव है। निफ्टी आईटी का आज ज्यादा साथ नहीं था, मिड कैप इंडेक्स में भी भार देखने को मिला है। भले ही निफ्टी बैंक रिकवर होने में कामयाब थे, लेकिन मिड कैप्स में सिलसिला बिकवाली का जारी, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टॉक्स लेकर आए, औरो फार्मा बुरा पिटा है आज के दिन। ईडी की गिरफ्तारी हुई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर पर, उनका पद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्टॉक में दबाव देखने को मिला, 11% का नुकसान। दीपक नाइट्रेट्स बेहद खराब नंबर्स, तो स्टॉक में काफी ज्यादा धुलाई होती हुई दिखाई दी, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। दूसरी तरफ आज का सरप्राइज पैकेट तो नाइका साबित हुआ है, जहां पर इनफैक्ट क्लोजिंग तक 8% तक के गेन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 5% की तेजी, कुछ देर पहले 8% ऊपर था ये पर्टिकुलर काउंटर। हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दिग्गज थे जिन्होंने इन मार्केट को संभालने की कोशिश की और वहां से थोड़ा सा सपोर्ट आया है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे, जो आपको क्लियर कट अंदेशा देगा किन स्टॉक्स ने सपोर्ट किया, किन्होंने नीचे खींचा। तो ये आखिर में आप देखिएगा कुछ तेजी के ट्रेड्स, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक के तेजी वाले काउंटर साबित हुए। भारती में क्लियरली 1% तक की बढ़त, ओएनजीसी, एचयूएल, अदानी पोर्ट में भी खरीदारी देखने को मिली। बैंकों में थोड़ा सा टर्न, आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र कर रहे थे हमारे एक जानकार, वहां पर हल्का सा पॉजिटिव टिक आया। एचडीएफसी तेजी में, टाटा मोटर्स लेकिन इसके बुरे हाल से नंबर से निराशा हाथ लगी। एक्सिस बैंक वो ब्लॉक डील के चलते कल भी शायद ये बिकवाली का प्रेशर जारी रहेगा। एमएनएम एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट अच्छे नतीजे, लेकिन 3% नीचे ये। बजाज फिनसर्व, पावर ग्रेड, टाइटन, बजाज फाइनेंस, मारुति ये लूजिंग एंड पर रहे हैं काउंटर्स आज। तो आज की क्लोज 18,036 एक बुरी क्लोज नहीं है, डे लो की तुलना में तो काफी बेहतर क्लोज आप मानेंगे ऑफ कोर्स। और निफ्टी बैंक भी 41,591, एडजस्टेड नंबर्स थोड़े से नीचे आ सकते हैं, लेकिन 18,000 के ऊपर की ही क्लोज आपको दिखाई देगी। इस तरह की वॉलेटिलिटी में आज फिर नीरज और आशीष के बीच जो मुकाबला था वो उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, किन किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स इन फेवर में दिखाए हैं, वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो आशीष ने साफ कहा था कि देखिए नंबर्स पर ही फोकस होना चाहिए। अच्छे नतीजों पर लुबिन और नारायण हेल्थ इन्होंने चुना। स्टॉक्स में आपने देखा है 4% के गेंस। खराब नतीजों पर दीपक 9% टूटा, तो टाटा मोटर्स 4.5% टूटता हुआ दिखाई दिया। अब आइए नीरज की टीम पर, जहां पर इन्होंने जो स्टॉक्स चुने थे सुबह में, उसमें मंदी वाले ट्रेड्स, टाटा मोटर्स का डीवीआर, धनलक्ष्मी बैंक, सेल और गुजरात गैस, ये वो स्टॉक्स थे जहां पर क्लियरली दबाव देखने को मिला। तो ये है सीधा सौदा का अपडेट भी। कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित हुआ है आज का। डे लो से हम रिकवर करने में कामयाब रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स नियरली 18,100 के आसपास। अमेरिका में आज सीपीआई के डेटा पर किस तरह का रिएक्शन आता है उस पर, और ऑफ कोर्स बाकी ग्लोबल क्यूज पर नजरें रहेंगी। क्रिप्टो पर भी नजरें रहनी चाहिए ओवरनाइट, क्योंकि वो कल के लिए थोड़ा सा मूड माहौल सेट करता हुआ दिखाई देगा। लेंगे आप सभी से इजाजत, कल सुबह में 7 बजे मुलाकात होगी। आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज पर। नमस्कार।